हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बनाव प्राइम। ये है फनी लव सीरीज का एक और एपिसोड। इस सीरीज को हमने दोबारा शुरू कर दिया है। ये सीरीज का सेकंड सीजन है। जिस किसी ने फर्स्ट सीजन नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं पूरी प्लेलिस्ट की लिंक डाल देने वाला हूँ, वहां जाके देख लेना। नाउ अब इस एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक पहाड़ के पास से देखते हैं। इस पहाड़ के अंदर एक गुफा है जिसके अंदर काफी सारे एग्स रखे हुए हैं और यहाँ पर कोई है जो कि दूसरे से बात कर रहा है। एक बंदा बोलता है, यहाँ पे हमने जो कुछ भी किया वो सब कुछ पूरी तरह से फेल हो चुका है। जिस वुल्फ को हमने वहाँ पे भेजा था वो अपने काम को ठीक तरह से नहीं कर पाया। दूसरा बंदा बोलता है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वो वुल्फ एकदम बेकार था। अब लगता है हमें अपने काम को खुद ही करना होगा। हम बेकार में उस वुल्फ के ऊपर इतने टाइम से भरोसा कर रहे थे, वो तो एकदम बकवास है। अब हम खुद आगे बढ़ेंगे और इन ह्यूमंस को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। ये वर्ल्ड अब हमारे लिए खाली होना चाहिए। इन्हीं बातों को सुनने के साथ में एक चीज तो कंफर्म हो जाती है, यहाँ पर जो ये बंदे बात कर रहे हैं ये कोई ह्यूमन नहीं है, ये कोई और जीव है। हो सकता है ये मॉन्स्टर्स हो या फिर कोई नई स्पीसीज। यहाँ से हम बाहर की साइड से देखते हैं, बाहर एक शिप किस जगह पर जाकर रुकती है। इस शिप के अंदर मैंग चाओ, क्वीनो और एलवीसिया है। ये भी अपनी जगह के अंदर पहुंच चुके हैं। सामने की तरफ अकेडमी है और मैंग को मिलने के लिए काफी सारे दोस्त वहां पर आए हुए हैं। मैंग ने देखकर एलवीसिया से कुछ पूछने वाला होता है, तभी एलवीसिया आगे से बोलती है, तुम्हारे सारे साथियों को, तुम्हारे टीचर्स को मेरे इस मिशन के बारे में कुछ बता दिया था और उन सभी के सामने मैंने तुम्हें काफी तारीफ भी की है। उन सभी को बताया है कि तुमने किस तरीके से इस मिशन के अंदर कितना अच्छा काम किया, हमें किस तरीके से सपोर्ट किया। इसी वजह से कि सब के सब तुम्हें आपस में मिलने के लिए आए हैं। तुमने हमारी जो मदद की है इसके बदले में तुम्हारा जो भी रिवॉर्ड बनता है वो हम जल्दी तुम्हारे पास भिजवा देंगे। जिसको मैंग थैंक यू बोलकर आगे बढ़ने लगता है, तभी जूफिक्स एकदम से वहां पहुंच जाता है और मैंग को कसके गले लगाते हुए बोलता है, आखिरकार मैंग तुम आए गए। इस मिशन के अंदर तुम्हें काफी लंबा टाइम लग गया। वैसे तुम्हें पता है जब तुम मिशन पे गए हुए थे उसी टाइम पर मैं भी अपने एक अलग मिशन पे था। वहां पर मेरी फाइट एक बहुत तगड़े मॉन्स्टर से हुई। उस मॉन्स्टर ने लगभग मुझे मार दिया था, लेकिन मैंने किसी तरीके से उस मॉन्स्टर को बुरी तरह से पीट दिया। मैं काफी लंबे टाइम तक उस मॉन्स्टर के साथ में एक गुफा के अंदर था जहाँ पर हमारी काफी लंबी फाइट हुई। उस फाइट के बाद में मेरे को पता चला मेरी पावर काफी ज्यादा है। मैंने अपनी फाइटिंग स्पिरिट को पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया है। मेरी पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अब जब हम दोनों के बीच फाइट होगी तो जरूर से मैं तुम्हें बुरी तरह से हरा दूंगा। वैसे तुम्हें मेरी पावर से ज्यादा जलने की जरूरत नहीं है, ना ही मुझे जस्ट चलने की कोशिश करना। वैसे भी मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मेरी पावर तो तुम्हारी ही है। मैं अपनी पावर तुम्हारे साथ में शेयर करूंगा, तुम्हें भी अपनी तरह काफी ताकतवर बना दूंगा। ये सुनकर मैंग काफी खुश जाता है। जूफिक्स की काफी तारीफ भी करने लगता है। इसी टाइम पर उस जगह भी लड़की पहुंच जाती है और जूफिक्स के सर पे धीरे से मारते उससे कहती है, तुम वापस यहाँ पे शेखी बैठाने लग गए। मैंने तुमसे कितनी बार मना किया है अपनी खुद की तारीफ करना, लगातार बार बार ये सब कुछ करना, ये सब अच्छा नहीं है। इसी टाइम पर फैंग भी इस जगह पहुंचता है और मैंग से कहता है, वैसे मैंग तुम काफी लंबे टाइम तक उस गुफा के अंदर थे। हमने यहाँ पर अपना कल्टीवेशन किया, अपनी पावर को काफी ज्यादा बढ़ाया। तुम्हें तो कल्टीवेशन करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला होगा। वैसे फिर भी बता दो, तुमने अभी तक अपना कितना कल्टीवेशन किया है। मैंग कहता है, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, कल्टीवेशन करने का ज्यादा टाइम नहीं मिला तो ज्यादा अच्छी तरह से मैं अपना लेवल अप नहीं कर पाया। फैंग कहता है, अब बता भी दो कितना लेवल अप किया है, कुछ कर भी या फिर ऐसे ही बस जाके आ गए हो। मैंग कहता है, मैंने केवल एक बार ही लेवल अप किया है, लेकिन उस एक लेवल अप में ही मैं काफी ऊपर आ चुका हूँ। मैं इस टाइम पर 2 स्टार एनर्जी लेवल पर हूँ। ये लेवल अप भी इस वजह से हो पाया क्योंकि काफी लंबे टाइम तक मैं एक गुफा के अंदर था जिसके अंदर काफी सारे प्राइम क्रिस्टल्स थे। उन क्रिस्टल्स की थोड़ी बहुत एनर्जी मेरे अंदर आ गई है। काश मैं कुछ देर और उस गुफा के अंदर रुक पाता तो फिर मेरी एनर्जी और भी ज्यादा बढ़ जाती। मैंग के इतना कहने के साथ ही अब सामने तब जो 3 बंदे खड़े होते हैं, ये तीनों काफी चौंक जाते हैं। इनको विश्वास नहीं होता कि मैंग ने इतने से टाइम के अंदर अपना इतना ज्यादा लेवल अप कर लिया। असल में 2 स्टार एनर्जी लेवल एक बहुत बड़ा लेवल अप है जिसे करने में काफी लंबा टाइम लगता है, जिसे मैंग ने बस कुछ ही टाइम के अंदर कर लिया। इस वजह से ये मैंग से काफी चढ़ने लगते हैं। मैंग कहता है, जैसा कि जूफिक्स अभी तुम कह रहे थे, ज्यादा चढ़ने की जरूरत नहीं है, तो प्लीज तुम भी मुझसे मत चिढ़ो। ये सारा कल्टीवेशन मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया। वहाँ पे काफी सारी एनर्जी मेरे आसपास में थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो एनर्जी जबरदस्ती मेरी बॉडी में घुसती जा रही है। इससे मेरा काफी तेजी से कल्टीवेशन हुआ और बिना मेहनत किए ही मैं एक अच्छे खासे लेवल पे पहुंच चुका हूँ। इस तरह जूफिक्स कहता है, ये अच्छा नहीं हुआ, तुम इस सीरीज के मेन कैरेक्टर हो, इस वजह से तुम्हारे साथ में इस तरह के इत्तेफाक हो जाते हैं। मैं भी तुम्हारी तरह ही एक बहुत ताकतवर मिशन पे गया था जहाँ पर मेरी जान खतरे में थी, लेकिन मुझे तो इस तरह कोई भी मौका नहीं मिला। वहाँ पर कोई भी इस तरह क्रिस्टल नहीं थे जिससे मैं अपनी एनर्जी को बढ़ा सकूं। मेरे को अपना कल्टीवेशन करने के लिए अलग से मेहनत करनी पड़ रही है और वहीं तुम्हें तो अपने आसपास में चाहो तो एनर्जी मिल जाती है जिससे तुम फ्री में अपना कल्टीवेशन कर लेते हो। मैं इस सीरीज के अंदर एक सैड कैरेक्टर हूँ, इसका मुझे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। इसके बाद में मैंग से मिलने के लिए उसकी टीचर उसके पास में आती है और उसे कहती है, मैंग तुम आ गए। वैसे क्या तुम्हें पता है जल्दी एक टूर्नामेंट होने वाला है जिसका नाम है फ्रेशमैन बैटल टूर्नामेंट। तुम अभी भी इस एकेडमी के अंदर ज्वाइन हुए हो, इसलिए ये इस साल का पहला टूर्नामेंट होने वाला है जिसके अंदर तुम्हें पार्टिसिपेट करना होगा। इस टूर्नामेंट के अंदर न केवल हमारी एकेडमी के बल्कि
और भी दूसरे एकेडमीज के काफी सारे स्टूडेंट्स आएंगे। मेनली ड्रैगन इन के यूनियन ड्रैगन इन, ये एक बहुत बड़ी एकेडमी है जिससे काफी लंबे टाइम से हमारी लड़ाई चल रही है। इस एकेडमी के स्टूडेंट्स को हम बुरी तरह से हराना चाहते हैं। जब ये टीचर मैंग को इस सब बता रही होती है, इस टाइम पर वो मैंग के पास में आती है और उसके हाथ को उठाकर अपने सर के ऊपर खुद से रख लेती है और उसे अपने सर के ऊपर फैलाने के लिए कहती है। अब क्योंकि मैंग यहाँ पर लगातार इस टीचर से बात कर रहा होता है, इसलिए वो सबके ध्यान नहीं देता, वो बस अपने हाथ को मूव करने लगता है। तभी उसे एक स्टेम विंडो शो होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है फ्रेशमैन टूर्नामेंट। ये तुम्हारे लिए एक स्पेशल मिशन हो सकता है। इसके अंदर तुम्हें कम से कम 5 टूर्नामेंट्स को जीतना होगा। अगर तुम ये करने में कामयाब हो जाते हो तो मिशन कंप्लीट हो जाएगा, जिसके बाद में तुम्हें काफी अच्छे रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। इसकी कीमत होगी 50,000 मेरिट पॉइंट्स। और क्योंकि ये टूर्नामेंट बहुत ज्यादा बड़ा है, इसलिए न केवल तुम्हें 50,000 मेरिट पॉइंट मिलेंगे, बल्कि तुम्हें बहुत शानदार स्किल्स मिलेगी। मेनली 2 स्किल्स मिलेगी। पहली का नाम है क्रॉप्स वॉल्क और दूसरे का नाम है गली थ्रस्ट। इन स्किल्स को अनलॉक करना तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हो सकता है। इसे देखकर बैंक सोचने लगता है, हाँ ये सिस्टम कह तो सही रहा है, अगर मैंने इस स्किल को अनलॉक कर लिया तो काफी सही हो जाएगा। एक तो मैं टूर्नामेंट में जीत जाऊंगा और मेरे पास अलग से 2 शानदार स्किल्स होगी। जब मैंग ये सोच रहा होता है तभी वू को काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। मैंग आगे बोलता है, ठीक है टीचर, आप कह रही हैं तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। और वैसे भी ये कंपटीशन मेरे लिए काफी अच्छा मौका हो सकता है। मैं सभी को अपनी स्किल के बारे में बताऊंगा, सबको पता चलेगा लिमिटेड टेक्निक कितनी ज्यादा शानदार है। उन सभी के सामने लिमिटेड टेक्निक का एडवर्टाइज करने का इससे अच्छा मौका बिल्कुल नहीं हो सकता। ये सुनकर जोफिक्स बोलता है, मैंग तुमने वापस से अपनी इस स्किल का एडवर्टाइजमेंट करना शुरू कर दिया, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। लेकिन एक बात तो ध्यान रखना, मैं भी इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, इसलिए ऐसा हो सकता है हम दोनों की आपस में फाइट हो जाए। फैंग कहता है, हाँ मैंग, हम साथ में मिलकर ड्रैगन इन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी को हरा देने वाले हैं। और उसके बाद में इस कंपटीशन के अंदर हमारी एकेडमी आखिरी तक जिंदा बचेगी। और जब आखिरी के अंदर हम सबकी फाइट होगी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कौन जीतेगा, जीतेगी तो हमारी एकेडमी ही। जब यहाँ पर इन सारे स्टूडेंट्स के बीच में ये सारी बातें चल रही होती है, इस टाइम पर एल्विसिया क्वीनो के साथ में यहाँ जाने लगती है। क्वीनो कहता है, वैसे क्या आप ऐसे ही बिना बाय के यहाँ चली जाएंगी? अब लिन तो जा चुका है तो कैसा रहेगा, आप मैंग के ऊपर भी एक बार ट्राई मार लें, वो भी काफी अच्छा है। एल्विसिया कहती है, तुम तो कुछ ज्यादा बोलने लगे हो, वैसे तुम्हें पता है ना तुम्हें अभी तक तुम्हारा हिस्सा नहीं मिला है। रिवॉर्ड का हिस्सा अभी मैंने अपने पास में रोक के रखा है। अगर तुम्हारी किसी बात से मुझे बुरा लग गया तो सारा रिवॉर्ड मैं अपने पास में रख लूंगी, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम अपना मुंह बंद रखो। जिस सुनने के साथ ही क्वीनो का मुंह बहुत दूर तक उतर जाता है। इसके बाद में वो एल्विसिया के पीछे चलने लगता है और ये दोनों शिप के अंदर बैठकर यहाँ चले जाते हैं। यहाँ से हम डायरेक्टली एक बिना बात देखते हैं। वो दिन आ चुका है जब ये फ्रेशमैन कंपटीशन शुरू होने वाला है। ये मैंग के घर का सीन है जहाँ पर काओ आराम से एक चेयर के ऊपर बैठी हुई टीवी के अंदर कुछ चेंज कर रही है। तभी वो मॉम की तरफ देखती है और उसे कहती है, मॉम आप वहाँ पे क्या कर रही हैं, जल्दी से यहाँ पर आ जाइए, कंपटीशन बस किसी वक्त शुरू होने वाला है, हम स्टार्टिंग से इस कंपटीशन को पूरी तरह से देखेंगे। मैंग की मॉम बोलती है, हाँ मुझे भी पता है, मैं जल्दी से आप जैसे सभी मेंबर्स को इस बारे में बता रही हूँ कि मेरे बेटे ने भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है और वो सबके सब टीवी के अंदर देखकर मेरे बेटे को अच्छी तरह चेयर करे। जब वो सबके सब मैंग चाओ की तारीफ करेंगे तब कितना अच्छा लगेगा, पूरी कॉलोनी के अंदर हमारा नाम होगा और मुझे पूरा यकीन है मैंग ही इस कंपटीशन जीतने वाला है। मैंग की मॉम ये कह रही होती है तभी कंपटीशन शुरू हो जाता है। इस कंपटीशन के अंदर एक लड़की लगातार जोर चिल्लाना शुरू करती है। वो कहती है, ड्रैगन सिटी के अंदर रहने वाले सभी लोगों, आज वो दिन आ चुका है जब फ्रेशमैन टूर्नामेंट होने वाला है। मतलब ये सभी लोग ये प्रूफ कर देने वाले हैं कि हमारे जो अगले रक्षक हैं वो सबके सब इतने पावरफुल हैं कि हमें वो अच्छी तरह डिफेंड कर सकते हैं। उनके रहते हुए हम अंदर इस सिटी के अंदर हमेशा के लिए पूरी तरह सेफ रहेंगे, कोई मॉन्स्टर हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। और जैसे कि अब तक हमारी लाइफ चलती आ रही है वैसे ही हमारी लाइफ पूरी तरह चलती रहेगी और हम सब के सब सेफली ड्रैगन सिटी को और भी ज्यादा आगे लेके जाएंगे। अब बस ये कंपटीशन किसी वक्त शुरू होने वाला है। कंपटीशन के अंदर जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है वो भी तेजी से यहाँ पर आना शुरू कर चुके हैं। अब जैसे जैसे ये लोग यहाँ पर आते जाएंगे इन सभी का यहाँ पे इंटरव्यू कराया जाएगा। सबसे पहले हम की मुलाकात कराते हैं हमारे सबसे बड़े ताकतवर पार्टिसिपेंट वेंग डाओ से। इन्हें तो आप अच्छी तरह जानते होंगे, जब एंट्रेंस एग्जाम हुआ था तो उस एंट्रेंस एग्जाम के अंदर ये सबसे ऊपर आए थे, इनकी फर्स्ट रैंक थी। इसी वजह से सबसे पहले इन्हीं का इंटरव्यू लिया जा रहा है। हमें पूरा यकीन है इस कॉम्पिटिशन के अंदर भी ये काफी अच्छा करेंगे। इस लड़की के तकरीर के साथ में ये इंटरव्यू लगातार आगे बढ़ने लगता है और काओ कुछ सेकंड के अंदर इस वेंगडाओ की फैन हो जाती है। वो काफी खुशी से बोलने लगती है, ये बंदा तो बहुत ताकतवर लग रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है कंपटीशन तो ये दे देगा। इसे सुनकर मैंग की मॉम काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो काओ से कहती है, तुम्हारे भाई ने भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, किसी और को चेयर करने के बजाय अपने भाई को चेयर करोगी तो ज्यादा ठीक होगा। इसी टाइम पर वेंगडाओ के साथ के ये जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं ये सारे भी स्क्रीन के ऊपर दिखाई देने लगते हैं। वेंगडाओ इन सभी को नोटिस कराते हुए सबसे बोलने लगता है, देख रहे हो ये सारे ड्रैगन यू के स्टूडेंट्स हैं और हम सबके सब इतने ताकतवर है कि इस चैलेंज के अंदर आखिरी तक केवल हम ही टिकने वाले हैं और फिर एंड के अंदर हमारी ही आपस में फाइट होगी। पक्के तौर पर इस कंपटीशन में हम ही जीतेंगे। इसी टाइम पर इस इंटरव्यू के साथ वाली एक दूसरी लड़की जिसका काम केवल सभी लोग गुस्सा दिलाकर केवल न्यूज बनाने का है, वो जोर चलाते हुए कहने लगती है, देखो या देखो एक और एकेडमी के स्टूडेंट्स यहाँ पर पहुंच चुके हैं, ये सब के सब भी काफी ताकतवर है। हमारे सुनने में आया है इनकी एकेडमी के अंदर एक बहुत ही स्पेशल स्टूडेंट है जिसने अपने लिए एकदम ही अलग टेक्निक बनाई है
जिसे उसने नाम दिया है डेयर डेविल। सुनने में आया है ये स्टूडेंट्स इतना ताकतवर है कि ड्रैगन यू के कोई भी स्टूडेंट इसके सामने कुछ सेकंड भी टिक नहीं पाएंगे। उसके आने के बाद से ही ड्रैगन यू का इस चैलेंज के अंदर जितना भी डोमिनेंस है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ये कहते हुए लड़की मैंग के कॉलेज की एक लड़की की तरफ इशारा कर रही होती है और लड़की भी खुश होते हुए बोलने लगती है, हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये सारे स्टूडेंट्स बुरी तरह से हारने वाले हैं। हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स ही इस कंपटीशन के अंदर एंड तक बचेंगे और इन सभी को पूरी तरह से हरा देंगे। तुम लोग अच्छी तरह सुन लो, कंपटीशन के अंदर तुम्हारी हाथ पक्की है, इसलिए अभी से पीछे हट जाओ, यही तुम्हारे लिए ठीक होगा। ये कहते हुए लड़की जब बाकी अकेडमीज के सभी स्टूडेंट्स को डिमोटिवेट कर रही होती है, इसे देखकर काओ काफी गुस्सा आने लगता है। ये कहने लगती है इस लड़के ने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, वेंग डाओ की इस तरह से इंसल्ट करना ये सही नहीं है। इस टाइम पर मैंग की मॉम खुश होते हुए बोलती है, क्यों, जब वो ये सब कर रहा था तब तो तुम काफी खुश हो रही थी। वैसे तुम्हारे चेहरे के ऊपर ये गुस्सा काफी अच्छा लग रहा है, जब मैंग यहाँ पर आएगा तब मैं उसे तुम्हारे ये चेहरा दिखाऊंगी, वो ये देखकर जरूर से खुश हो जाएगा। इसे सुनने के साथ में काओ गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है और इसी टाइम पर ये दोनों लड़कियां साथ में खड़े हुए कहने लगती है, तो फिर ठीक है, अब इस कॉम्पिटिशन शुरू करते हैं, जल्दी से सभी पार्टिसिपेंट आगे बढ़ना शुरू करें। इसी के साथ ही ये सभी स्टूडेंट आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। ये यहाँ से एक जंगल के अंदर पहुंचते हैं जहाँ पर इन सभी का काम है दूसरे एकेडमी के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी को हराना। मेनली यहाँ पर दो एकेडमी के स्टूडेंट्स ही है, इसलिए इन्हें आपस में फाइट करनी है और जिस एकेडमी के स्टूडेंट एंड तक जिंदा बच जाएंगे या फिर इस कॉम्पिटिशन में बने रहेंगे उन्हें ही आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और हो सकता है वही इस कॉम्पिटिशन जीत जाए। इन्हीं नियमों को बताने के साथ में फाइट शुरू हो जाती है। सबसे पहले फाइट ही जूफिक्स की एक दूसरे बंदे के साथ में होती है। ये दूसरा बंदा जूफिक्स से बहुत जोर से अटैक करता है और उसे एक पेड़ के ऊपर गिरा देता है। जब यहाँ पर जूफिक्स की पिटाई चल रही होती है तभी दोनों लड़कियां जूफिक्स के बारे में काफी कुछ बताने लगती है कि जूफिक्स काफी ताकतवर है, वो इस अकेडमी से बिलोंग करता है और इसी तरीके से उसने अपनी पावर को बढ़ाया है। यहाँ पर जब मैंगचो की फैमिली जब ये सब कुछ सुनती है तो सबके सब देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है। उनमें से कहता है ये सब कैसे हुआ, ये तो लड़का तो एक टाइम पर काफी ज्यादा मोटा हुआ करता था, मैंने इसे कई बार मैंग के साथ में देखा है और उस टाइम पर तो इसका पूरा ध्यान केवल खाने में रहता था, लेकिन अब इसकी पावर तो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। मैंग की मॉम बोलती है, हाँ अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उस टाइम पर तो ये तो ताकतवर नहीं था, लेकिन अब ये काफी ज्यादा मस्कुलर हो चुका है और उसको देखने से लग रहा है ये काफी पावरफुल है और अब जरूर से ये कोई जवाबी अटैक करेगा। मैंग की मॉम के इतना करने के साथ ही बिल्कुल ऐसा हो भी जाता है। जूफिक्स आगे बढ़ते हुए अपनी फाइटिंग स्पिरिट को एक्टिवेट करता है। उसके बगल में उसको एकदम सेम टू सेम वर्जन दिखाई देने लगता है और ये उससे भी ज्यादा ताकतवर है। ये आगे बढ़ते हुए कहने लगता है, अब तुम्हारी बारी आ चुकी है हारने की। वेंग डाओ, मुझे पता है तुम काफी ताकतवर हो, लेकिन मेरी फाइटिंग स्पिरिट इतनी ताकतवर है कि तुम्हें एकदम चींटी की तो मसल सकती है। ये सुनकर वेंग डाओ, जो कि शायद से इस कंपटीशन का सबसे ताकतवर बंदा है, इसे भी गुस्सा आने लगता है। ये भी अपनी पावर को एक्टिवेट करता है। इसकी बॉडी के अंदर से कब जो एनर्जी बाहर निकलने लगती है। ये जूफिक्स से कहता है, तुम्हारी किसी भी तरह की स्किल हो मुझ पर काम नहीं करेगी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ। इस कंपटीशन के अंदर मैं जीतने वाला हूँ। क्या तुमने वो अनाउंसमेंट सुनी नहीं थी कि मैं यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स आए उन सभी में से सबसे ताकतवर हूँ, सबसे मतलब सबसे, तुमसे भी ज्यादा तुम भी मेरा सामना नहीं कर सकते। वेंग डाओ की इस बात के जवाब में जूफिक्स केवल अपनी स्किल को एक्टिवेट करता है और फिर जोर चलाता है मिलिट्री बॉक्सिंग एक्टिवेट। उसके साथ करने के साथ में बाहर की साइड में जो दोनों अनसर्स होते हैं कि दोनों ही दोनों काफी शौक जाते हैं। उनमें से कहने लगती है कि क्या हो रहा है, कि ये लड़का पागल हो चुका है। वेंग डाओ यहाँ पर किसी ताकतवर स्किल का यूज कर रहा है, इसके जवाब में ये केवल मिलिट्री बॉक्सिंग का यूज कर रहा है। अब तो इस लड़के को पता नहीं कोई मिरेकल ही बचा सकता है, वरना तो इस फाइट से ये बाहर हो जाएगा। दूसरी लड़की बोलती है, अभी इतनी जल्दी कोई डिसीजन मत बनाओ, मुझे यकीन है जरूर से कुछ खास होने वाला है। ये लड़का जरूर से कुछ खास करेगा, मेरे को इसमें कुछ खास दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ही लड़की लगातार ये खास खास बोल रही होती है, तभी कुछ खास हो जाता है। वेंग डाओ जूफिक्स के पास में आकर उसके ऊपर एक अटैक करता है, जिसके अंदर ही जूफिक्स की हार हो जाती है। और यहाँ पर इन्हें इन अनाउंसर्स को इतनी बुरी तरह से हारने की तो उम्मीद नहीं थी। इनमें से कहती है, वैसे जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ, लेकिन फिर भी पता नहीं हम क्यों चौंक रहे हैं। हमें पता ही था ये लड़का जूफिक्स वेंग डाओ के सामने इतनी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता, लेकिन फिर भी हमें उम्मीद थी ये कुछ खास कर लेगा। लेकिन फिर भी जो है ठीक है, हमें यकीन है ये आगे जाकर अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाएगा। तभी एकदम से कुछ अजीब होता है, एक जोर से आवाज आती है, क्या यही तुम्हारा सबसे ताकतवर अटैक था? तुम्हारा यह आउटब्रेक अटैक मुझे हरा नहीं सकता, अभी भी मैं इस कॉम्पिटिशन तो बना हुआ हूँ। ये कहते हुए जूफिक्स कहीं से चलता हुआ आ रहा होता है और उसके पीछे उसकी बहुत बड़ी फाइटिंग स्पिरिट भी होती है। इसी के साथ ही जूफिक्स अपनी स्पीड को और ज्यादा बढ़ाता है। वो वेंग डाओ की बढ़ते हुए उसकी तरफ कहता है, अब देखो तुम्हें मैं दिखाता हूँ असली मुक्का होता कैसा है, इस मुक्के को तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तभी वेंग डाओ जूफिक्स एकदम पास में आता है और उसके पेट के ऊपर एक और मुक्का मार देता है। इसके बाद में तो सबको पता चल जाता है जूफिक्स हार चुका है और अब की बार तो कोई भी उम्मीद नहीं है। और अब इसे देखकर ये राउंसर्स भी हंसना शुरू कर देते हैं। इनमें से कहने लगती है, ये लड़का तो दोबारा से हार गया, एक ही फाइट के अंदर 2 बार हारना, जितना सोचा था ये उससे भी कहीं ज्यादा अजीब है। लेकिन फिर भी चलो आगे बढ़ते हैं। हमें यकीन है वो स्पेशल स्टूडेंट जिसके बारे में काफी ज्यादा बात हो रही थी, डेयर डेविल, वो जरूर से कुछ खास कर रहा होगा। चलो कैमरा को वापस स्विच करते हैं। इन अनाउंसर्स के इतना कहने के साथ ही एक ड्रोन कैमरा को मैंग को ढूंढने के लिए उड़ा दिया जाता है, लेकिन कहीं पे भी मैंग मिलता नहीं है। पूरे इधर उधर उस जंगल के अंदर वो ड्रोन को इधर उधर घूमता रहता है, लेकिन कहीं पे भी मैंग दिखाई नहीं दे रहा। अनाउंसर्स कहने लगती है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंग का आइडिया तो ये भी डिटेक्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे। तभी उस ड्रोन कैमरा के अंदर एक अजीब सी दिखाई देती है।
ड्रोन कैमरा आगे जाकर वापस से पीछे आता है और एक जगह के ऊपर ही लगातार घूमने लगता है। इसके साथ ही हमें दिखाई देता है यहाँ पर मैंग है जिसने छाल के कपड़े पहन रखे हैं और इस देखकर ऐसा लग रहा है वो कोई पेड़ सा बना हुआ है, लेकिन असल में केवल मैंग ही है जिसको लग रहा है कि वो छुपा हुआ है। वो साफ साफ सबको दिखाई दे रहा है और जब उसे एहसास होता है कि ड्रोन कैमरे की मदद से भी उसके ऊपर नजर रखी जा रही है, वो उसे कहने लगता है ये सही नहीं है, जहाँ पर हमें अपने आसपास के एनवायरनमेंट को यूज करने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन तुम तो इससे मेरे आसपास से घूम रहे हो, इससे सबको मेरी लोकेशन रिवील हो जाएगी, ये सही नहीं है, मैं ऐसे जा रहा हूँ। जबकि तो मैंग तेजी से भाग जाता है और फिर एक सेकंड के अंदर किस दूसरी जगह पर छुप जाता है। और अब क्योंकि इन आंसर्स को मैंग से काफी ज्यादा उम्मीद थी क्योंकि उसके पास में एक नई तरह की स्किल है, इसलिए उन्हें लगा था कि मैंग को दिखाने पर टीआरपी हाई जाएगी, लेकिन अब क्योंकि मैंग डर डर के खेल रहा है इसलिए टीआरपी नीचे डाउन जाने लगती है और इससे इन्हें काफी ज्यादा नुकसान सा होता है। लेकिन फिर भी स्क्रीन के ऊपर सब कुछ सही करने के लिए ये सबसे कहता है हमें यकीन है मैंग जरूर से कुछ खास करेगा, उसकी ये स्पेशल टेक्निक है। जैसे ही उसके डेडल पावर एक्टिवेट होगी वो तेजी से स्टूडेंट्स को अटैक करके इस कंपटीशन से उन सभी को बाहर करना शुरू करेगा, लेकिन अभी उसकी प्रिपरेशन चल रही है इसलिए मुझे परेशान नहीं करेंगे। इसी टाइम पर काओ और मॉम से कहती है मॉम देख रही हो आप ये क्या कर रहा है, वहां पर वो किस तरह छुपा हुआ था, कोई छोटा सा अंधा बच्चा भी होगा उसे भी वो दिखाई दे जाता, वो इस तरह से वहां पे छुपा हुआ था, उसे लग रहा था कि कोई उसे देख नहीं पा रहा होगा। यहाँ पर मैंग की मॉम काओ की बातों को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए लगातार फोन की तरफ देखने लगती है और फिर काओ से कहती है मुझे समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे मैंने मैसेज वगैरह सेंड किए थे, ये सब तक सबको सेंड क्यों नहीं हुए, लगता है मुझे खुद जाकर उन सभी को खुद से बारे में बताना होगा। काओ तुम आराम से इस सबको देखो, मैं जा रही हूँ। ये कहते हुए मैंग की मॉम काओ को इग्नोर कर वहां चली जाती है। यहाँ से हम इस कॉम्पिटिशन के अंदर किस दूसरे का सीन देखते हैं जहाँ पर कोई तो है जो कि ठीक तरीके से इस कॉम्पिटिशन को आगे बढ़ा रहा है। यहाँ पे शाओ जियांगक्यूंग नाम की एक लड़की है जो कि मैंग की एकेडमी से बिलोंग करती है। ये तेजी से दूसरे एकेडमी के स्टूडेंट्स के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें कॉम्पिटिशन से बाहर करती जा रही है और इसने अकेले अभी तक 12 स्टूडेंट्स को इस कॉम्पिटिशन से बाहर कर दिया है। इसके जवाब में दूसरी एकेडमी के स्टूडेंट्स भी साथ में मिलकर इस लड़की को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये लड़की अकेली इतनी ताकतवर है कि उन सभी को अच्छे से संभाल रही है। इसके बॉडी के अंदर से एक स्पिरिट बाहर निकलती है जो कि उन सभी को प्रोटेक्ट करके उन सभी के अटैक को पूरी तरह से बेकार कर देती है। ये देखकर अभी सारे अनाउंसर्स शाओ जियांगक्यूंग की तारीफ करने लगते हैं। इनमें से एक लड़की बोलती है देख रही हैं आप ये लड़की किस तरीके से यहाँ पर फाइट कर रही है, एक साथ कितने सारे अपोनेंट्स इसके सामने है, लेकिन लड़की बिल्कुल डर नहीं रही, उन सभी के ऊपर कितनी तेजी से अटैक करती है और अब तक इसने कितने सारे स्टूडेंट्स को यहाँ से बाहर कर दिया है। वेंगडाओ की बात में इस टाइम पर ये सबसे ज्यादा टॉप पर है और सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को इसी ने बाहर किया है। दूसरी लड़की बोलती है हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रही है, जब किस टाइम पर वेंगडाओ और ये लड़की आपसे फाइट करेंगे तब वो सीन कब से शानदार होगा, हमें तो यकीन है कभी ना कभी ये दोनों आमने सामने आएंगे और उस टाइम पर ये जगह पूरी तरह से हिल जाएगी। इन आंसर से इतना करने के साथ में दोबारा से कुछ अजीब होता है जब इस लड़की के ऊपर काफी सारे अटैक हो रहे होते हैं, तब खुद को बचाने के लिए लड़की अपने सबसे ताकतवर अटैक यूज कर देती है जिससे उसके आसपास में एक शील्ड बन जाती है जिससे वो बस तो जाती है, सारे अटैक ब्लॉक भी हो जाते हैं, लेकिन एक गड़बड़ हो जाती है। अपने आप को बचाने के बाद में लड़की बिना एक सेकंड भी रुके जोर से जमीन के ऊपर एक अटैक करती है जिससे उसकी बॉडी के अंदर से एक बहुत तेज फोर्स फील्ड बाहर निकलती है जिससे एक बहुत जोर से अलार्म बज जाता है। इसने अपनी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी का यूज कर लिया है। ये एक सिग्नल अलार्म है कि इस लड़की की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है और ये भी इस कंपटीशन का एक स्पेसिफिक नियम था कि हर एक स्टूडेंट अपनी एक स्पेसिफिक पावर का यूज कर सकता है। हर एक स्टूडेंट के लिए ये एक तरह से हेल्थ बार की तरह है जिससे वो ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि किस स्टूडेंट को कब इस कंपटीशन से बाहर निकाल लेना है ताकि वो मरे ना। और अब क्योंकि शाओ जियांगक्यूंग ने अपने आखिरी अटैक करने के चक्कर में अपनी सारी पावर यूज कर दी इसलिए वो एक ही झटके में इस कंपटीशन से बाहर हो जाती है और अब इससे इन अनाउंसर्स का मुंह वापस से उतर जाता है। ये लड़की बोलती है शाओ जियांगक्यूंग कितना अच्छा कर रही थी, लेकिन उन्हें शर्म आनी चाहिए, उन्होंने नियमों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, उन्होंने अपनी कुछ ज्यादा पावर का यूज कर लिया जबकि उन्हें बताया गया था एक लिमिटेड पावर का ही इसके अंदर यूज करना है। लेकिन हमें यकीन है कुछ सालों के अंदर वो खुद को इस काबिल बना लेगी कि नियमों को अच्छी तरह यूज करना सीख जाए और उन्हें समझ में आ जाए कि नियमों की रियल लाइफ के अंदर किस ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। इसके बाद में कैमरे को किस दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है यहाँ पर एक बंदा तेजी से भाग रहा है और उसके ऊपर पीछे की साइड से एक अटैक होता है। इस अटैक को वो और उसके लेपर्ड ने किया है। एक अटैक के साथ में इस बंदे की हालत खराब हो जाती है और ये इस कंपटीशन से बाहर हो जाता है। इसे देखने के बाद में अब अनाउंसर इसकी तारीफ करना शुरू करता है। इनमें से कहती है इस लड़की का नाम है गिना वू, इसके साथ में इसका एक स्पेशल लेपर्ड है जिसकी मदद से ये बहुत तेजी से किसके ऊपर अटैक करती है और इसके ऊपर कोई पावर लिमिट भी नहीं है क्योंकि अटैक ये खुद नहीं कर रही, इसका मॉन्स्टर कर रहा है। इस वजह से ये काफी पावर से किसी के ऊपर अटैक कर सकती है। अब इस टाइम पर ये इस कॉम्पिटिशन के अंदर तीसरे नंबर पर है। शाओ जियांगक्यूंग ने कॉम्पिटिशन से बाहर होने से पहले 15 स्टूडेंट्स को इस कॉम्पिटिशन से बाहर कर दिया था और वो लगभग टॉप पे पहुंचने वाली थी, लेकिन अब क्योंकि वो बाहर हो चुकी है तो फिर गिना वो अब सेकंड प्लेस पर आ गई है जिन्होंने अभी तक अपनी 70% पावर का यूज किया है। वहीं दूसरी तरफ बाकी के सभी स्टूडेंट्स भी अपनी जगह इस कॉम्पिटिशन के अंदर बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। मैंग चाओ ने अभी तक 4 स्टूडेंट्स को इस कॉम्पिटिशन में बाहर किया है, लेकिन उनके पास में एनर्जी बहुत ज्यादा है, वो अभी तक केवल 1% एनर्जी का यूज किए हैं। वहीं हमारे सबसे ताकतवर कॉम्पिटिटर वेंगडाओ अकेले ही 15 स्टूडेंट्स को इस कॉम्पिटिशन में बाहर कर चुके हैं, जिसे करने के लिए
उन्होंने अभी तक अपनी 79% एनर्जी को यूज किया है। उनके पास में अभी भी 83% एनर्जी बाकी है, जो कि इस कंपटीशन को खत्म करने के लिए काफी होगी। दूसरी अनाउंसर बोलती है, अब तक जितने भी स्टूडेंट्स इस कंपटीशन से बाहर हुए हैं वो सबके सब बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं थे, वो सबके सब नॉर्मल ही थे। लेकिन अब तक इस कंपटीशन के अंदर अब जितने भी स्टूडेंट्स बचे हैं वो सबके सब बहुत ज्यादा पावरफुल है और अब इन्हें कंपटीशन से बाहर करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। इन्होंने ये प्रूफ कर दिया है कि यहाँ पर अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं और इन्हें समझ में आ चुका है इस कंपटीशन के अंदर आगे किस तरह से बना रहना है। इन्हें बाहर करने के लिए हर एक को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब हम इस स्कोर को साइड में रखते हुए वापस से इस फाइट के अंदर लौटते हैं। हमें जल्दी से बाकी स्टूडेंट्स को ढूंढना शुरू करना होगा। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे उस लड़के मैंग चाओ को ढूंढने की, लेकिन काफी लंबे टाइम से हमारे ड्रोन उन्हें ढूंढने के लिए निकल रखे हैं। लेकिन इस बार उन्होंने छुपने के लिए काफी अलग सी टेक्निक का यूज किया है, इस वजह से हमारे ड्रोन उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन किस तरीके से हमने कुछ फुटेज निकाली है जिससे हमें पता चला है कि उन्होंने किस तरीके से 4 स्टूडेंट्स को इस कंपटीशन से बाहर किया। यहाँ पर पूरे समय उनकी टेक्निक सबसे ज्यादा अजीब सी थी। उन्होंने कभी भी आगे बढ़कर अटैक करने की कोशिश नहीं की, ना ही कोई ताकतवर अटैक का यूज किया। वो चुपके से किसी भी स्टूडेंट के पीछे की साइड में आकर उसके ऊपर एक छोटा सा अटैक किया और उसे इस हद तक विवश कर दिया कि वो खुद से ही इस कंपटीशन से बाहर हो जाए। इसी वजह से उन्हें बिल्कुल भी अपनी एनर्जी को खर्च नहीं करना पड़ा। दूसरी अनाउंसर बोलती है, इस सबको देखकर ऐसा लग रहा है मैंग चाओ को अच्छे से पता है इस कंपटीशन के अंदर किस जगह पर क्या करना है। लेकिन उन्हें एक चीज पता होनी चाहिए, एनर्जी कंजूसी करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हो सकता है उनको अपनी एनर्जी बचानी हो, लेकिन फिर भी इतनी कंजूसी ये किसी काम की नहीं, क्योंकि उन्होंने अभी तक केवल 4 स्टूडेंट्स को बाहर किया है। अगर इस तरह चलता रहा तो उनका स्कोर काफी ज्यादा कम रहेगा। उन्हें किसी तरीके से या तो अपनी स्पीड को बढ़ाना होगा या फिर कोई इस तरीका निकालना होगा जिससे वो बाकी के जो बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं उन्हें बाहर कर सके। इस तरीके से तो केवल छोटे कॉम्पिटिटर्स को बाहर किया जा सकता है और ये सब भी केवल इसी से हो पाया क्योंकि ये सारे कॉम्पिटिटर्स काफी ज्यादा लापरवाह थे। इन्हें लग रहा था जो इन पर अटैक होगा तब सामने से होगा तो ये अटैक को ब्लॉक कर सकते हैं। लेकिन इनमें से किसी को भी ये उम्मीद नहीं होगी कि मैंग चाओ उस जगह पर घात लगा के बैठा हुआ है जो कि इनके ऊपर केवल 1 सेकंड के लिए अटैक करेगा और उतने के अंदर ही ये सब के सब इस कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। अब तो आगे इस कंपटीशन के अंदर क्या होने वाला है इसको प्रेडिक्ट करना एकदम नामुमकिन है। पता नहीं कौन इस कंपटीशन में जीतेगा। इसी टाइम पर जब जो दूसरी अनाउंसर होती है ये पहली वाली को इंटरप्ट करती है और वो कहने लगती है, जल्दी से स्क्रीन पे देखो। वहाँ पे स्क्रीन के ऊपर एक बंदा दिखाई दे रहा होता है जो कि आराम से चलते हुए जा रहा है। इसे किसी चीज की कोई फिक्र नहीं है। तभी मैंग एकदम से इस जगह पहुंच जाता है और उसके ऊपर एक जोर से अटैक कर इस जेन पे गिरा देता है और इसी टाइम पता चलता है ये असल में एक ट्रैप है। इस बंदे के जेन पे गिरने के साथ में काफी सारे बंदे इस जगह पहुंच जाते हैं। इन सभी को पहले से पता चल चुका था कि मैंग छुप छुप के खेल रहा है, इसलिए उन्होंने यहाँ पर इस चारे की तरह यूज किया जिससे मैंग अब सामने आ चुका है। मैंग के सामने आने के साथ में ये सब के सब उसे बुरी तरह घेर लेते हैं। ये देखकर अनाउंसर बोलती है, ये तो इन लोगों की चाल थी, इन्होंने मैंग चाओ को अपने इस जाल की तरफ फंसा लिया है। अब मैंग को फाइट करनी होगी, वो भी सामने से। अपनी कब्जे एनर्जी को यूज करने के बाद में ही वो इस कंपटीशन के अंदर बना रह सकता है। ऐसा भी हो सकता है उसकी हालत भी जियान क्योंकि जैसी हो जाए, क्योंकि उसके आसपास में काफी सारे कॉम्पिटिटर्स है। अगर इन सभी को हराने के लिए उसने एनर्जी का यूज करना शुरू किया तब तो पक्के तौर पर उसकी एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसे यहाँ पर वैंग डाओ से फाइट करनी है। वो ही इन सभी को लीड कर रहा है। इसी के साथ वैंग डाओ अपनी बॉडी के अंदर से काफी एनर्जी को अनलीश करते हुए मैंग की तरफ बढ़ने लगता है और फिर उसे कहता है, मेरे साथी तुम पर अटैक नहीं करेंगे। मैंने तुम्हारी पावर के बारे में काफी कुछ सुना है, तुम काफी पावरफुल हो, तो कैसा रहेगा हम 1v1 कर लें। मैं चेक करना चाहता हूँ तुम सच में पावरफुल हो या फिर ये सब बेकार की अफवाहें हैं। तो फिर क्या कहते हो, फाइट को शुरू करें। मैंग बस हाँ में सर हिला देता है और फिर वो भी अपनी स्किल का यूज करना शुरू करता है। उसकी बॉडी के अंदर से काफी एनर्जी बाहर लगती है, उसकी आंखें बहुत तेज चमकने लगती है और चेहरे के ऊपर एक अजीब स्माइल होती है। इसे देखकर अनाउंसर्स काफी खुश जाते हैं। उनमें से कहती है, ये तो काफी शानदार लग रहा है, ऐसा लग रहा है मैंग चाओ यहाँ पर अपनी कुछ ताकतवर स्किल का यूज करने वाला है। हम यहाँ पर 2 बहुत ताकतवर अटैक को आपस में टकराते हुए देखेंगे। तो ये मैंग वहाँ पर इधर उधर भागना शुरू कर देता है। अनाउंसर्स कहने लगती है, देखो मैंग चाओ यहाँ पर अपनी स्किल को और ज्यादा खतरनाक करने के लिए अपनी स्पीड को बढ़ा रहे हैं। सच में वैंग डाओ के ऊपर अटैक करने से पहले इस तरह की तैयारी तो करनी पड़ेगी। दूसरे अनाउंसर बोलती है, उनके चेहरे के ऊपर देखो, चेहरे के ऊपर कितने अजीब सी स्माइल है, आंखें भी बहुत जोर से चमक रही है। हमें पूरा यकीन है ये अटैक बहुत खतरनाक हिट होगा और जब ये अटैक हिट होगा तो सबके सब एकदम सन्नाटे में छा जाएगा। कोई भी बिल्कुल भी अपने पल के झुकाने की कोशिश मत करना, कभी भी ये अटैक हो सकता है। तभी एकदम से मैंग अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए वहां से भाग जाता है और इससे इन अनाउंसर्स का मुंह वापस उतर जाता है। ये कहने लगती है, ये क्या हुआ, ये तो भाग गया। सेम ऐसा रिएक्शन मैंग की फैमिली के चेहरे पर भी होता है। कब बोलने लगती है, ये क्या हो रहा है, इस कंपटीशन के अंदर यहाँ पर फाइट होनी थी या फिर कोई रेस। मॉम सच में आपका बेटा इस कंपटीशन के अंदर हमारी रेस्पेक्ट को पूरी तरह डुबोने वाला है। आपने तो अपने सारे दोस्तों को कह भी दिया इस कंपटीशन को देखना, अब हमारा क्या होगा। तभी वैंग डाओ के चेहरे के ऊपर भी काफी अजीब से एक्सप्रेशन आ जाते हैं। वो लगातार मैंग को भागता हुआ देख रहा होता है, उसे समझ में नहीं आता वो करे क्या। कुछ सेकंड्स में उसे ऐसा हो जाता है कि मैंग की कोई स्किल नहीं है, वो बस खुद को बचाने के लिए ऐसे भागने की कोशिश कर रहा है। वो जोर चिल्ला कहता है, तुम सब के सब क्या कर रहे हो, जल्दी से उसका पीछा करो, वो लड़का यहाँ से भागना नहीं चाहिए। ये कहते हुए वैंग डाओ अपना एक जोर से अटैक करता है
वो हवा में एक मुक्का मारता है और उसकी बॉडी के अंदर से एक टाइगर बाहर निकलता है जो कि तेजी से मैंग की तरफ बढ़ने लगता है। इसकी स्पीड मैंग से ज्यादा तेज होती है, जिससे मैंग उछल चल के इधर से उधर डॉच कर लेता है। ऐसे भागते हुए वो एक नदी किनारे पहुंचता है और फिर नदी किनारे भी ऐसे भागते जाता है। इसे देखकर अनाउंसर कहती है, देख के लग रहा है मैंग काफी डर चुका है, वो वैंग डाओ से फाइट नहीं कर सकता। दूसरी लड़की बोलती है, ऐसा तो होना ही था, वैंग डाओ बहुत ताकतवर है, उसने अभी तक काफी सारे स्टूडेंट्स को इस कॉम्पिटिशन से बाहर कर दिया है, इसके बावजूद भी उसके अंदर काफी ज्यादा एनर्जी है। मैंग भी काफी ताकतवर है, उसने भी 4-5 लोगों को बाहर किया है, लेकिन फिर भी पावर कंपैरिजन काफी ज्यादा बड़ा है। पहली अनाउंसर कहती है, अभी का सीन देखकर ऐसा लग रहा है मैंग सीधे भागते हुए वहां से उस वाटरफॉल से नीचे कूदने वाला है ताकि वो यहाँ से निकल सके। ये कहने के साथ ही मैंग भागता हुआ सीधे उस वाटरफॉल से नीचे कूद भी जाता है। यहाँ पर वैंग डाओ को अभी भी चैन नहीं आता, वो एकदम उस वाटरफॉल के पास में आने के बाद में नीचे की साइड अटैक कर देता है। मैंग जल्दी से इस ट्रक को देख लेता है और फिर अपनी तलवार को वहां एक पत्थर में लटकाकर तेजी से अपनी स्पीड को कम करता है और साथ में खुद को घुमा भी लेता है, जिससे वो अटैक को डॉच कर लेता है और फिर वैंग डाओ की तरफ देखकर उससे कहता है, लो संभालो इसे। ये कहते वो अपनी तलवार को वैंग डाओ की तरफ फेंक देता है। अनाउंसर चिल्लाती है, ये एक ट्रैप है। ये चीज से पहले कि वैंग डाओ समझ आती, उस ट्रैप के अंदर वो फंस जाता है। वो तलवार सीधा कर उसकी बॉडी को लिपट जाती है। अब वैंग डाओ अपने बॉडी को ठीक तरह मूव नहीं कर पाता। इसके बाद में मैंग अपनी अगली चाल चलता है, वो उसी रस्सी का यूज करके तेजी से ऊपर की तरफ आता है और फिर वैंग डाओ के ऊपर अटैक करना शुरू करता है। इस टाइम तक वैंग डाओ अपने आप को इतना फ्री कर चुका होता है कि वो मैंग के अटैक से खुद को बचा सके। वो मैंग के अटैक होता हुआ देखकर तेजी से इधर उधर भागना शुरू कर देता है। मैंग के अटैक लगातार होते रहता है, जैसे स्लैश वेव वैंग डाओ के ऊपर आगे बढ़ता है, लेकिन एक भी वैंग डाओ के ऊपर हिट नहीं हो पाते। लेकिन इन स्लैश का अटैक जमीन के ऊपर पूरी तरह दिखाई देता है। जैसे ये स्लैश जमीन के ऊपर पड़ता है, जमीन के ऊपर धीरे दरार पड़ने लगती है और फिर दरार धीरे धीरे इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो जमीन पूरी तरह कमजोर हो जाती है और मैंग और वैंग डाओ तेजी से नीचे गिर जाते हैं। यहाँ से वो सीधे उस नदी के अंदर जाए गिरता है। ये देखने के साथ में अनाउंसर्स और भी काफी से ड्रोन्स को उन दोनों को ढूंढने के लिए भेज देता है। काफी देर तक इधर ढूंढने के बाद में एक नदी किनारे पर उन्हें वो दोनों दिखाई देता है। इन दोनों की हालत पूरी तरह खराब होती है। दोनों थके हुए उस पानी से बाहर निकलता है और बाहर निकलने के साथ ही दोनों के दोनों एक दूसरे को घूरना शुरू कर देता है, जैसे अब तुरंत फाइट शुरू होने वाली है। लेकिन फिर से ऐसा नहीं होता। इन दोनों की एनर्जी इतनी बुरी तरह खत्म हो चुकी होती है कि कोई भी एक दूसरे लड़ने की कोशिश नहीं करता और वो दोनों ही जमीन पे गिर जाता है। इसी टाइम पर इन अनाउंसर्स की नजर मैंग और वैंग डाओ के एनर्जी मीटर के ऊपर पड़ती है, जो कि पूरी तरह से खाली हो चुका है। इस देखने के साथ में ही एक अनाउंसर बोलती है, यहाँ पर एनर्जी मीटर खाली हो चुका है, यानी इसका मतलब ये दोनों ही इस कॉम्पिटिशन से बाहर हो चुके हैं। इन दोनों की हालत भी उस लड़की की जैसी है जिसने अपनी सारी एनर्जी का फाइट के अंदर यूज कर दिया था। दूसरी लड़की बोलती है, हाँ ये तो काफी ज्यादा अजीब सा था, इन दोनों के अंदर ही काफी ज्यादा एनर्जी थी और इन दोनों ने एक दूसरे से फाइट की भी नहीं, तब भी एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो गई, दोनों ही कॉम्पिटिशन से बाहर हो गए। और देखो कॉम्पिटिशन से बाहर होने की खबर इन दोनों का से पहुंच भी चुकी है। इसके बावजूद भी मैंग ज्यादा खुश है। इस टाइम पर हम मैंग को देखते हैं, जिसे स्क्रीन विंडो शो हो रही होती है। उसे इस कॉम्पिटिशन से कोई मतलब नहीं है। उसे स्क्रीन विंडो शो होती है जिसके ऊपर लिखा है, तुमने 5 लोगों को इस कॉम्पिटिशन से बाहर कर दिया है, यानी इसका मतलब तुमने इस मिशन को भी कंप्लीट कर दिया है। लेकिन क्योंकि तुम इस कंपटीशन को जीत नहीं पाए हो, इसलिए तुम इन दोनों में से किसी एक स्किल को सिलेक्ट कर सकते हो। मैंग बिना सोचे गिली थ्रस्ट प्लान से एक स्किल को एक्टिवेट कर देता है और सोचने लगता है, गिली थ्रस्ट स्किल काफी ज्यादा शानदार है। मुझे याद है पिछले लाइफ के अंदर भी इसने काफी अच्छा काम किया था और अब जब मैं इसे डेडेविल स्किल के साथ में कंबाइन करके यूज करूंगा तब तो उसकी पावर काफी ज्यादा ही बढ़ जाएगी। तभी एकदम से मैंग की आंखें वापस चमकने लगती है। उसे एक और विंडो शो होती है, इसके अंदर लिखा हुआ है, एक और नया मिशन एक्टिवेट हो चुका है। इसके अंदर तुम्हें डिमन गॉड्स को रोकना है। ये डायरेक्टली सिटी के ऊपर अटैक करेंगे और अभी ये सिटी के अंदर घुसना शुरू कर चुका है। ये अटैक डायरेक्ट अंदर की तरफ से होगा। तुम्हें किसी भी तरीके से इस ट्रक को रोकना है। इसे देखने के साथ ही मैंग काफी ज्यादा डर जाता है। वो नीचे की साइड में इसकी डिफिकल्टी को बढ़ता है, वहां पर लिखा हुआ है मिशन डिफिकल्टी अननोन, मिशन रिवॉर्ड अननोन। इसे देखकर मैंग का डर और ज्यादा बढ़ जाता है। वो सोचने लगता है, इसके बारे में तो ये सिस्टम भी मुझे कुछ ढंग से नहीं बता रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये मिशन कितना ज्यादा डिफिकल्ट होगा। मुझे जाकर इस बारे में बाकी लोगों से बात करनी चाहिए। इस कॉम्पिटिशन की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। मैं जल्दी से यहाँ से बाहर निकलता हूँ और बाकी लोगों से बात करता हूँ। देखते हुए मैंग वहां से चलना शुरू कर देता है। उसके बाद उसमें बाकी सारे बंदे भी होते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी मैंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उन्हें पता है मैंग पहले कॉम्पिटिशन से बाहर हो चुका है। बेकार में उससे लड़ने का कोई फायदा नहीं है। और इसके अलावा इन सभी के माइंड में एक डर बैठ चुका है, क्योंकि वैंग डाओ इनका लीडर था और मैंग ने वैंग डाओ इस कॉम्पिटिशन से बाहर कर दिया। वैंग डाओ अभी भी अपनी जगह पर लेटा हुआ है, उसकी एनर्जी इतनी वापस नहीं आई है कि अपनी जगह खड़ा हो सके, लेकिन मैंग उससे पहले खड़ा हो गया, यानी कि मैंग की एनर्जी वैंग डाओ से ज्यादा है। इसे देखकर ही ये काफी ज्यादा चौंके हुए होता है। इस टाइम पर अनाउंसर भी जोर चिल्लाकर कहती है, मैंग चाओ जिसने ड्रैगन यू के सबसे ताकतवर प्लेयर को फाइट के अंदर हरा दिया, वो अब खड़े हो चुके हैं। उनकी एनर्जी इसी से पता चलती है। दोनों के बीच में एकदम बराबर की फाइट हुई थी, दोनों सेम ऊंचाई से नीचे गिरे थे। इसके बावजूद भी मैंग चाओ को जल्दी घुसा गया। ये बात ये चीज प्रूव करती है कि मैंग चाओ की एनर्जी काफी ज्यादा है और इसका मतलब हम साफ तौर पर कह सकते हैं मैंग चाओ इस कॉम्पिटिशन जीत चुका है। भले ही उनकी एनर्जी कम हो गई हो, लेकिन फिर भी वो खड़े हो चुका है, इसलिए उन्हें विजेता घोषित किया जाता है। इस अनाउंसर की इतना कहने के साथ ही वहाँ पर जितने भी मैंग के साथ के स्टूडेंट्स होता है वो सबके साथ उसके पास में आकर उसे घर ले जाता है। उस सबके साथ उसे जोर से उछालना शुरू कर देता है और उसे कहता है, मैंग चाओ तुम्हें मदद से हमने इस कॉम्पिटिशन को जीत लिया। ड्रैगन यू इस कॉम्पिटिशन में हार चुकी है
उन्होंने अब तक लगातार कई साल जीतने की एक लंबी स्ट्रीक बनाई थी, वो अब तुम्हारी वजह से टूट गई है। ड्रैगन यू कंपटीशन में हार गया। इसकी कुछ देर बाद में उस जगह पर काफी सारे मीडिया रिपोर्टर्स भेजा जाता है और सब के सब मैंग का इंटरव्यू लेने लगता है। वो सब उनसे पूछने लगता है कि किस तरीके से उसने इस कंपटीशन के अंदर अपनी जीत को हासिल किया। इन सभी के जवाब में मैंग इतना सा कहता है कि यहाँ पर जो हमारा इंटरव्यू हो रहा है ये लाइव है, लाइव सभी लोग हमें देख रहे हैं। इंटरव्यूअर बोलता है हाँ ये एकदम लाइव है, सभी लोग आपको देख रहे हैं, जल्दी से जवाब दीजिए। मैंग कहता है मैं केवल एक चीज कहना चाहूंगा, मॉम मैं जल्दी से घर पर आ रहा हूँ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, बहुत शानदार सा खाना बना के रखना। ये सुनने के साथ ही सभी लोग हंसना शुरू कर देते हैं। मैंग के घर पर भी उसकी बात करने लगती है, ये बात तुम्हें लाइव कहने की जरूरत नहीं है, तुम आओ तुम्हारे लिए सब कुछ रेडी होगा। ये सुनकर मैंग की बहन काओ भी अपने खाने की पूरी लिस्ट बताने लगती है कि उसे खाने में क्या क्या चाहिए। इसके बाद में ये दोनों मार्केट की तरफ निकल जाते हैं। यहाँ से हम सीधे 7 दिन बाद का सीन दिखते हैं। यहाँ पर हम एक सिटी का सीन दिखते हैं। एक बहुत शानदार से गार्डन के अंदर कुछ मॉन्स्टर्स एक इंसान के साथ में खेल रहे हैं। पास ही में से 2 बंदे गुजर रहे होते हैं। ये यहाँ पर इन तीनों मॉन्स्टर को जानते हैं। ये इन तीनों से कहते हैं लायंस क्या बात है, आज तुम किसी और के साथ में खेल रहे हो, तुम्हारी इसके साथ में काफी अच्छी दोस्ती हो गई है शायद। तभी इन दोनों नजर पड़ती है कि टाइगर उस बंदे के साथ में खेल नहीं रहा है, बल्कि उसके ऊपर अटैक करके उसकी बॉडी को खा रहा है और उस बंदे की बॉडी के अंदर से लगातार खून बह रहा है। वो एकदम जोर चलाता है और फिर उसकी डेथ हो जाती है। सब कुछ शांत हो जाता है। अभी दोनों बंदे जोर चलाने लगते हैं और तेजी से वहां से भागना शुरू कर देते हैं। तभी ये दोनों टाइगर उन दोनों बंदे के ऊपर अटैक कर देते हैं। यहाँ से हम मैंग के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर बहुत शानदार सा खाना चल रहा है। मैंग की मॉम मैंग खाना देवी कहने लगती है तुम्हें ज्यादा ज्यादा खाना खाना चाहिए, अभी तुम कॉम्पिटिशन को जीत के आए हो, तुमने वहां पर काफी शानदार किया था, तुम्हें काफी सारी न्यूट्रिशन की जरूरत है। काओ कहती है ऐसे तो मेरे को भी जरूरत है, मेरी बॉडी अभी धीरे बढ़ रही है। मैंग तो पहले बड़ा हो चुका है, उसकी बॉडी के अंदर जितनी भी ग्रोथ आनी थी वो आ चुकी है, लेकिन मेरा अभी बढ़ता शरीर है, इसलिए मुझे इस खाने की ज्यादा जरूरत है। इसी टाइम पर पीछे की साइड में एक टीवी चल रहा होता है जिसके अंदर एक न्यूज रिपोर्टर बताती है कि शहर के अंदर मॉन्स्टर्स अपने ऑनर्स के ऊपर अटैक करना काफी तेज कर चुका है। हाल ही में ऐसी बहुत सारी खबरें आई है जहाँ पर मॉन्स्टर्स ने अपने ही ऑनर्स के ऊपर अटैक करके उन्हें मार दिया या फिर कई केसेस के अंदर उन्हें बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया है। इस न्यूज को सुनकर काओ अपने फादर से बोलती है आपको कम से कम खाने के टाइम पर तो इस तरह की न्यूज नहीं चलनी चाहिए। न्यूज के अंदर अक्सर ही इसी तरह की कोई ना कोई खतरनाक सी खबर आती रहती है, खाने के टाइम पर इन्हें सुनना बिल्कुल भी सही नहीं है, प्लीज जल्दी से इन्हें बंद कर दीजिए। काओ की बात सुनकर भी उसके फादर कुछ खास बस नहीं करते, वो बस लगातार अपने पास बीड़ी सिगरेट पीने में लगे रहते हैं। इस तरह का बैंक समझ जाता है उसके फादर थोड़ा परेशान है। उनसे कहता है क्या हुआ फादर, आप काफी टाइम से परेशान लग रहे हैं, क्या बिजनेस के अंदर कुछ गड़बड़ी चल रही है, आप कंपनी को ठीक से संभाल नहीं पा रहे, आप चाहे तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। बैंक के फादर बोलते हैं वैसे तो सब कुछ काफी अच्छा चल रहा है, कंपनी के अंदर काफी सारे लोग हैं, हमारे पास में काफी सारे ऑर्डर भी आ रहे हैं, लेकिन ये ऑर्डर इतने ज्यादा है कि हमारे लोग कम पड़ते जा रहे हैं। हाल ही में एक बहुत खतरनाक वॉर हुई थी जिसके अंदर काफी सारे मॉन्स्टर्स मारे गए, हमें उस जगह पर जाकर वहां से उसको कलेक्ट करके लाना है, लेकिन हमारे पास में कुछ लोगों की कमी हो गई है, हमें पता ही नहीं है हम किस तरीके से लोगों को और ज्यादा इकट्ठा करें। क्या तुम्हारे पास में इसके लिए कोई आइडिया है? मैंग कहता है आप इसके लिए अपनी पुरानी कंपनी के अंदर बात कर सकते हैं, उसके पास में अब तो काफी सारे लोग हो चुके हैं और मेरे को भी लगता है अगर आप उनसे मदद मांगने के लिए जाएंगे तो दोनों कंपनीज के बीच में रिलेशन बढ़ सकता है और फिर ऐसा भी हो सकता है आपको जो भी मदद चाहिए वो सारी मदद वहां से पूरी हो जाए। उनके पास में ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट है जो कि आपके बहुत ज्यादा काम आ जाएंगे। मैंग के फादर बोलता है हाँ तुम कह तो ठीक रहे हो, आर्थिक के अंदर मदद मांगने से हमारा काम हो सकता है, उनके पास में काफी सारी चीजें हैं, लेकिन वो हमारी मदद करेंगे क्या? वहाँ का लीडर क्वीन हो है और क्वीनों से तो हमारी काफी अच्छी तरह से लड़ाई चल रही है। पिछली बार जब मैंने उसे कंपनी को छोड़ा था तब से ही वो मुझसे बदला लेना चाहता है। अब अगर मैं उसके पास में जाकर उससे मदद मांगूंगा तो वो इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगा और उसे लगेगा कि हम सामने कमजोर हो रहे हैं, उसके सामने झुक रहे हैं। ये सुनकर मैंग बहुत अच्छा से मुंह बनाते हुए कहता है आप इसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, क्वीनों से किस तरह से निपटना है मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ। मैंग का फादर बोलता है ये तुम कैसे करोगे? मैंग कहता है आप इस तरह समझ सकते हैं, क्वीनों के साथ में मेरी काफी अच्छी जान पहचान हो चुकी है। यहाँ से हम कुछ देर बाद में मैंग के फादर और क्वीनों को एक जगह पे देखते हैं। मैंग के फादर के हाथ में एक एग्रीमेंट है जिसके ऊपर क्वीनों ने पहले साइन कर दिया है, इस वजह से वो काफी चौंके हुए हैं। वो क्वीनों से कहने लगते हैं क्या सच में आप इस डील के लिए हाँ कह रहे हैं? क्वीनों कहता है हाँ बिल्कुल, इतनी शानदार डील को कोई अपना से जान दे सकता है क्या? इसके अंदर तो हमारे भी काफी ज्यादा फायदा है। यहाँ पर क्वीनों के साथ में मैंग और मैंग के फादर का पुराना बॉस भी होता है और इस बॉस को ये सब कुछ पसंद नहीं आ रहा, वो सब कुछ पहले तो कुछ देर से दिखता रहता है। मैंग क्वीनों से कहता है मैं वादा करता हूँ इस डील से तुम्हारे भी काफी ज्यादा अच्छा फायदा होगा, तुम्हारी कंपनी को एक अच्छा प्रॉफिट होगा। इस टाइम पर ये बॉस बोलता है लेकिन मुझे एक दिक्कत है। ये कहने के साथ ही सभी उसे घूरने लगता है। वो सही कहता है मुझे ऐसा लगता है इस डील से हमारा फायदा कम है लेकिन इनका फायदा ज्यादा है, ये लोग हमारे कॉम्पिटिटर्स है, हमें किसी भी तरीके से इनकी मदद नहीं करनी चाहिए, इनको अपने साथ से सब कुछ करने दो। अगर इस काम को ठीक तरह से नहीं कर पाएंगे तो अपने आप ही ये पूरा काम हमारे पास में आ जाने वाला है, तो हम बेकार में प्रॉफिट इनके साथ में शेयर क्यों करें? ये सुनने के साथ में कोई ना इस बॉस के गाल पर एक रख के थप्पड़ मार देता है और फिर से कहता है तुम बिल्कुल चुप रहो, यहाँ पर मैंने डिसीजन ले लिया है, अब डिसीजन के बीच में बोलने वाले तुम कुछ भी नहीं हो। इस थप्पड़ की आवाज सुनकर मैं काफी तो खुश जाता है। वो खुश होते हुए कोई से कहता है पर कोई ना ये थप्पड़ तो काफी शानदार था, आपने जिस खिंचा के इसके ऊपर थप्पड़ मारा बहुत ज्यादा अच्छा लगा। वैसे मेरे पास भी एक सवाल है,
जब हम यहाँ पर उस गुफा के अंदर थे, आप लगातार अपनी वाइफ का जिक्र कर रहे थे। वैसे वो प्रोसेस कहाँ तक पहुंची? क्या अपनी वाइफ की प्रॉब्लम से अब फ्री हो चुका है? किनो बोलता है हाँ लगभग फ्री होने वाला, लेकिन पूरी तरह से नहीं हुआ। इस काम के अंदर मेरी तुम मदद करोगे, तुम इसे एक दूसरे एक तरह से रिस्पॉन्स मान सकते हो। मैंने तुम्हारे लिए इस डील के ऊपर साइन किया, इसके बदले में तुम मेरी मदद कर देना। मैं कहता है आप बिल्कुल, आप ही समझ लीजिए, अब प्रॉब्लम अब सॉल्व हो जाएगी। एक बार बस इस डील का काम हो जाए, उसके बाद में हम उनकी प्रॉब्लम के ऊपर भी पूरी तरह से काम करेंगे। कोइनो कहता है आप बिल्कुल, ये काम होना ही चाहिए, और अब बस तुम देखो तुम्हारी ये डील किस तरह से कंप्लीट होती है। इसी टाइम पर मैंग के फोन पे किसी कॉल आता है। ये कॉल इस बूढ़े आदमी का है, इसका नाम है मिस्टर निंग। एक टाइम पर मैंग ने इससे काफी मदद की थी, और इसके बदले में इस बूढ़े आदमी भी ने भी मैंग की काफी ज्यादा मदद की थी, बार बार के मैंग को सपोर्ट किया था। ये अब मैंग कॉल करके उससे कहने लगता है मैंग, मुझे यहाँ पर तुमसे एक बहुत जरूरी काम है, अगर तुम थोड़े बहुत फ्री हो तो मैं तुम्हें एक बहुत ही स्पेशल इंसान से मिलाना चाहता हूँ। उसका नाम गाओ ये है। मुझे पूरा यकीन है तुम काफी ज्यादा होशियार हो, तुमने कम से कम एक बार तो उनका नाम सुना ही होगा। मैंग कहता है हाँ बिल्कुल, गाओ ये को तो मैं काफी अच्छी तरह जानता हूँ, वो एक सोलफोर जीनियस है, मैं उनसे जरूर से मिलना चाहूंगा। आपने मुझे एकदम सही टाइम पे कॉल किया है, मैं जल्दी से जल्दी अब बस मैंने कोशिश करता। यहाँ से हम कुछ देर बाद उसने दिखते हैं। मैंग सीधे एल्डरनिंग के इस ऑफिस के बाहर पहुंच चुका है। ये एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, जहाँ मैंग की मुलाकात इस लड़की से होती है। इसका नाम शी है, और ये एल्डरनिंग की ग्रैंड डॉटर है। जैसे ही मैंग इसे देखता है, वो इसे कहता है शी तुम भी यहाँ पर हो, मुझे यकीन है एल्डरनिंग ने यहाँ पर मुझे लेने के लिए तुम्हें भेजा होगा। शी कहती है हाँ बिल्कुल, अब जल्दी से मेरे साथ में चलो, गाओ ये काफी लंबे टाइम से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद में ये दोनों इस बिल्डिंग के अंदर एंटर करता है, और फिर लिफ्ट से नीचे की तरफ जाने लगता है। लैब -13 पर है। शी कहती है तुम्हारे बारे में मेरे ग्रैंडफादर ने गाओये को सब कुछ बता दिया है, और तब से ही गाओये कब ज्यादा एक्साइटेड हो रहा है, वो खुद भी तुमसे मिलना चाहता है। मैं कहता है कि सच में सब कुछ बता दिया। इतना कहने के साथ में लिफ्ट के डोर ओपन होता है, और दूसरी तरफ से आ जाती है मैं जाओ आखिरकार तुम यहाँ पर आई गए। ये आवाज है एल्डर निंग की, जिसके साथ में ये बंदा गाओये है। निंग आगे बोलता है मैं सबसे पहले तुम्हारी मुलाकात इनसे कराता हूँ। ये है गाओये, इनकी एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम है स्टार फोर्ज, और इसके अलावा ये एक बहुत बड़े साइंटिस्ट भी है। गाओये कहता है मैंने तुम्हारे बारे में काफी तारीफ सुनी कि तुम मॉन्स्टर्स के बारे में काफी कुछ जानते हो, उनकी बॉडी पार्ट्स के ऊपर तुमने काफी अच्छी रिसर्च की है। मैं खुद भी उस सबको देखना चाहूंगा, मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ तुमसे सब कुछ जानने के लिए। मुझे यकीन है तुम्हारी बताई हुई नॉलेज अगर मेरे पास में होगी तो मुझे काफी अच्छा फायदा होगा। आगे जितने भी एक्सपेरिमेंट होंगे उन सभी के अंदर वो नॉलेज मेरे काम आएगी। गाओये ये सब कुछ कह रहा होता है, और इस टाइम पर मैंग के माइंड में केवल एक चीज चल रही होती है, ये बता दिख कैसा रहा है, इसका एक पांव कहाँ गया। और इसके अलावा भी मैंग के माइंड में वैसे सवाल होते हैं, जिनमें से एक ये होता है कि वो खुद इतना काबिल नहीं है कि गाओये जैसा बनता उसे अपने पास में अपनी मदद के लिए बुलाए, और मैंग के पास में केवल मॉन्स्टर्स की नॉलेज है। गाओये को स्त्री किसी नॉलेज की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर एल्डरनिंग जैसे मैंग के मन के वक्त समझ जाते हैं, वो तुरंत ही उससे कहने लगते हैं मैंग तुम्हें लग रहा होगा हमने तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया है, लेकिन ये जानने से पहले तुम ये जान लो हमारे पास में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अभी हाल ही में पता चला है सेल्फोर्स कंपनी ने जो इतने भी मॉन्स्टर्स को अब तक क्रिएट किया था, ये सब के सब बायोजेनेटिक मॉन्स्टर्स थे, लेकिन ये अपने ही ऑनर्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया है, और ये सबके ऊपर काबू करना अब काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। इस घटना के सामने आने के बाद से ही सेल्फोर्स के 3 बहुत ताकतवर मॉन्स्टर्स ने अपने ऑनर्स को बहुत बुरी तरह से मार दिया। एल्डरनिंग के इतना करने के साथ ही गाओये काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वो गुस्सा होते कहने लगता है नहीं ये सब कुछ एकदम झूठ है, मेरे मॉन्स्टर्स अपने ऑनर्स के ऊपर अटैक नहीं कर सकते, ये एक साजिश है। मुझे पूरा यकीन है इस तरह के पीछे हमारी कॉम्पिटिटर कंपनी के साथ है। वो लोग चाहते हैं मार्केट के अंदर हमारी छवि पूरी तरह से खराब हो जाए, सबको ये लगने लगे हमने जिन मॉन्स्टर्स को क्रिएट किया है वो सबके सब एकदम बेकार है, अपने ऑनर्स के ऊपर अटैक कर देते हैं। इसके बाद में कोई भी हमारे मॉन्स्टर्स को भरोसा नहीं करेगा। उन्हें लगता है इस तरीके से हमारी कंपनी की रेपुटेशन पूरी तरह खत्म हो सकती है, तो ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने पहले भी ये करने की कोशिश की थी, उस टाइम पर भी उन्हें मुक्ति खानी पड़ी थी। सैंडवर्म शायद वो भूल चुके हैं। मैंग कहता है सैंडवर्म ये क्या है, क्या इन्होंने इससे पहले भी कुछ और करने की कोशिश की थी? गाओये कहता है हाँ बिल्कुल, तुम मेरे साथ में आओ। गाओये के इतना कहने के साथ ही सबके सब उसके भी चलने लगता है। गाओये यहाँ पर अपने चलने के लिए एक अलग से मशीन का यूज करता है, और फिर एक कॉरिडोर से होते हुए किस दूसरी जगह पे जाने लगता है, और फिर चलते हुए बताता है कि उनकी कंपनी ने कुछ टाइम पहले एक स्पेशल तरह के सैंडवर्म के ऊपर काम किया था। उन सैंडवर्म को क्रिएट करने का सबसे मेन कारण ये था हम इस वर्ल्ड के अंदर जितने भी गलत तरह की चीज है उन सभी को कम कर सके। वो सैंडवर्म उन सभी गलत चीजों को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके उनकी मदद से कुछ और बना सकते थे। ये सब कुछ उन मॉन्स्टर्स के अंदर पावर थी। उस टाइम तक तो ये सब कुछ काफी अच्छी तरह काम कर रहा था। लगभग 4 महीने तक हमने उन मॉन्स्टर्स का काफी ठीक तरह से यूज किया, उन सभी के ऊपर हर तरह के एक्सपेरिमेंट किए गए। उसके बाद में अचानक से जाने क्या हो गया, वो मॉन्स्टर्स एकदम पागल हो गए। उनके ऊपर काबू करना काफी मुश्किल था। वो तेजी से इधर उधर भागने लगे और कई सारे भागने में कामयाब भी हो गए। इस सब के अंदर अच्छी बात ये थी हमारे पास से जितने भी लोग थे उनमें से किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा, ना ही ज्यादा पैसों नुकसान हुआ। केवल वो मॉन्स्टर चले गए इसका नुकसान था, लेकिन पैसों नुकसान तो हम उठा सकते हैं।
लेकिन इस बार उन लोगों ने जो करने की कोशिश की है वो तो बहुत ज्यादा घटिया है। इस बार हमारे लोग भी मारे जाने लगे हैं। किसी भी कंपनी का अपने कॉम्पिटिटर कंपनी को नीचे दिखाने का ये सबसे घटिया तरीका है, उनके लोग के ऊपर नुकसान पहुंचाना। ये करने की तो उन्हें एक बहुत बड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। ये सुनते हुए मैंग नीचे तो दिखता है, उसे दिखाई देता है वो नीचे की साइड में कब से सैंडवॉर्म है। और जैसे मैंग ने दिखता है उसे अपनी पिछली लाइफ की एक घटना याद आ जाती है। उसे याद आता है कि कौशल सैंडवॉर्म ने सिटी के ऊपर एक बार अटैक कर दिया था। इन्होंने पूरे ड्रेनेज सिस्टम खत्म कर दिया था और उसके अलावा ये वो भी कदर थे कि जिस भी बिल्डिंग के ऊपर ये लिपट जाते वो बिल्डिंग पूरी तरह टूट जाती। उसके अंदर जितने भी लोग होते वो सारे मारे जाते। उस पिछली लाइफ के अंदर इन सैंडवॉर्म को अपने काबू में लेना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था। इस वजह से काफी ज्यादा लोग मारे गए थे। जैसे मैग इसे याद करता है उसे एक स्क्रीन डोब हो जाती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है तुम्हारे ऊपर मोस्टर्स की गॉड का अटैक होने वाला है। इसके बारे में तुम्हें पहले बता दिया गया था। इसके अंदर तुमने कुछ नई इन्फॉर्मेशन पता कर ली है। इसी वजह से तुम्हें थोड़े बहुत कंट्रीब्यूशन पॉइंट दिए जाते हैं जिन्हें सही टाइम पर तुम यूज कर सकते हो। बैंक फिलहाल के लिए स्क्रीन विंडो को पूरी तरह से इग्नोर करता है और अपना इस चलने का काम को जारी रखता है। जैसे वो सीधे एक बहुत बड़े रूम के सामने पहुंचता है। जैसे ही एल्डरिंग आगे बढ़कर एक बटन को दबाता है, रूम ऊपर हो जाता है। तीनों अंदर एंटर करते हैं। यहाँ से इस रूम के अंदर एंटर करते हुए निंग आगे बोलता है यहाँ पर अंदर एंटर करने के बाद में हमें काफी कुछ सुनाया जाने वाला है, इसको सुनकर कुछ खास रिएक्ट मत करना। मैंग कहता है हाँ बिल्कुल मैं समझ गया। निंग कहता है शी तुम्हारा क्या, तुम्हें समझ में आ गया। शी भी हमें सिर मिला देती है। इसके बाद में ये तीनों एक जगह पहुंचता है और फिर अपने मुंह में मास्क लगा लेता है। निंग ये बोलता है क्या तुम तैयार हो? मैंग कहता है हाँ बिल्कुल। इसके बाद में एक गेट ओपन होता है। वहां से अंदर की साइड में 3 बंदे खड़े होते हैं जो कि जैसे ही एल्डर निंग को उसके पे देखता है इनमें से कहने लगता है तो तुम भी यहाँ पर आए गए, तुम यहाँ पर गलत सपोर्ट कर रहे हो, वो भी केवल पैसों के लिए। तुम जानते तो हो ना जिसको तुम सपोर्ट कर रहे हो उसकी वजह से हमारे पूरे वर्ल्ड को कितना नुकसान हो सकता है। इन लोगों ने जिस मोस्टर को बनाया था उन्होंने अपने ओनर्स के ऊपर अटैक करके उन सभी को मार दिया। वो तो अच्छा हुआ ये खबर इतनी जल्दी हमारे सामने आ गई, वरना अगर कुछ टाइम और लग जाता और इन मोस्टर्स को पूरे वर्ल्ड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता उसके बाद में ये सब कुछ होता तो इस सब को कंट्रोल करना काफी तो मुश्किल हो सकता था। पैसों के लिए इस तरह के बंदे को सपोर्ट करना ये सही नहीं है। निंग इस वर्ल्ड के अंदर काफी सारे लोग तुम्हें काफी ज्यादा मानते हैं, तुम्हारे सपोर्ट से बहुत इफेक्ट पड़ेगा, तुम पीछे हट जाओ। ये सारी बातें सुनकर शी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो इन लोगों से कहती है अपने वो बंद रखो, हमें कुछ सिखाने की कोशिश मत करो, हर चीज पैसों के लिए नहीं होती है। तभी मैंग इस जगह पर शी को रोक देता है और उसे कहता है यहाँ पर हमें अपना मुंह बंद रखना होगा, हम कुछ कह नहीं सकते। इन लोगों को कुछ समझाया नहीं जा सकता। ये लोग बस किसी भी तरीके से यहाँ पर जो भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है इसे पूरी तरह बंद करना चाहते हैं। तभी इनमें से एक बंदा मैंग के पास आता है और उसे कहता है ये लड़के तुम ज्यादा बोलने की कोशिश मत करो, तुम्हारे बारे में हमने काफी कुछ सुना है, न्यूज के अंदर तुम्हारे बारे में अक्सर काफी सारी खबरें आती रहती है। इसका मतलब ये नहीं तुम्हारे सामने कुछ भी बोल सकते हो। अगर तुम अपना मुंह बंद रखोगे और जिस एज के तुम हो उस एज के बच्चों के साथ में खेलोगे तो ही तुम्हारे लिए ठीक होगा। ये सुनकर मैंग को भी तुम गुस्सा जाता है। वो उसे कहता है क्या तुम ऐसे बातों में हमसे लड़ना चाहते हो? अगर तुम्हें लड़ने का मन है तो एक बार मुझ पर अटैक करो, उसके बाद में देखना यहाँ पर क्या होता है। ये सुनने के साथ ही ये बंदा कब्जा डर जाता है। फिर मैंग से कहता है क्या तुम मुझे धमकी देने की कोशिश कर रहे हो? तुम जानते भी हो अगर तुमने मुझ पर एक बार भी उंगली लगा दी तो फिर तुम्हारे साथ में कितना कुछ बुरा हो सकता है। मैं गवर्नमेंट से बिलोंग करता हूँ। इसी टाइम पर कहीं से एक बोचर से आवाज आती है सब के सब एकदम शांत हो जाओ, अब किसी के मुंह से कोई आवाज निकलनी चाहिए। ये आवाज है एक बंदे सू यूफेंग की। ये बंदा आगे बोलता है हम यहाँ पर एक दूसरे लड़ने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ पर हम सबके सब इकट्ठा हुआ है। नीचे जाने के बाद में हम उस एरिया में पहुंचेंगे जहाँ पर ये सब कुछ हुआ था। उस जगह के ऊपर इंस्पेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि ये सब कुछ हुआ वो क्यों हुआ और इस सब के पीछे पैट से गिनती गलती थी और कंपनी को इस सब को किससे ठीक करना चाहिए। क्या अब हम यहाँ पर इस काम के ऊपर फोकस कर सकते हैं? निंग कहता है हाँ बिल्कुल। इसी टाइम पर यहाँ पर जो बाकी तीन बंदे होते हैं ये सारे इस सुन यूफेंग के पास में चिपकने लगता है और इसे कहने लगता है सुन यूफेंग आपको किसी भी तरीके से इस कंपनी को बंद कराना होगा। इन्होंने जिन मोस्टर्स का निर्माण किया है ये सब के सब एकदम घटिया है और अपने ओनर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। इस सबको तो किस तरह रोकना ही चाहिए। शी कहती है अब बस रुक भी जाओ, जैसे ही हम रिसर्च शुरू करेंगे और फिर रिपोर्ट आएगी उसके अंदर सब कुछ पता चली जाएगा कि सब के पीछे गलती किसकी है और किस कंपनी को बंद किया जाना चाहिए। इसके बाद में सुन यूफेंग एक बटन को दबाता है। उसके ऐसा करने के साथ में 3 चीजें नीचे से ऊपर की तरफ आती है जिन्हें पूरी तरीके से कपड़ों में ढका हुआ है। इसे देखकर निंग इन दोनों से कहता है तुम दोनों इस सब के ऊपर पूरी तरह नजर रखना, देखना सुन यूफेंग किस तरीके से इन सारे मोस्टर्स की बॉडी के ऊपर अपना इंस्पेक्शन करने वाला है। इससे हो सकता है हम भी कुछ नया सीख जाए। इसी के साथ में सुन यूफेंग अपने पास से काफी सारे ब्लेड्स को बाहर निकालता है और फिर अपने पावर को यूज करके एक साथ इन सारे ब्लेड्स को इन लाशों की तरफ फेंक देता है। उसके ऐसा करने के साथ में ये ब्लेड सारी उड़ते हुए इन मोस्टर्स की बॉडी के आसपास में गुजरने लगती है और फिर एक ही झटके के अंदर यहाँ पर जितने भी कपड़े वगैरह लगे हुए होते हैं ये सबके सब फटने लगता है। इसे देखकर शी आगे बोलती है ये तो टेलीक्रेसिस है, इसे तो हम सीख सकते हैं। मैंग कहता है मजाक नहीं है ये काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तभी एकदम से जैसे वहाँ पर इन मुश्किल लाशें पूरी तरह दिखाई देने लगती है। यहाँ पर साथ के जो दोनों बंदे होता है ये जैसे पागल हो जाता है, इन्हें वो सब कुछ दिखाई नहीं जाता। ये जल्दी से दूसरा मुंह करके उल्टियां करना शुरू कर देता है। इसे देखकर शी बोलती है ये यहाँ पर आए थे हमारे साथ में इन मोस्टर्स की इंस्पेक्शन करने के लिए, इनसे तो इसको कुछ देखा भी नहीं जा रहा। मैंग कहता है इनके ऊपर ध्यान मत दो, ये सारे तो एकदम कचरा है, हमारा मेन फोकस इन मोस्टर्स के ऊपर ही होना चाहिए। इसके बाद में हम डायरेक्टली 10 मिनट बाद उसने देखते हैं
इस बंदे सन यूफोंग ने अपनी जो भी रिपोर्ट बनानी थी वो सारी बना ली है। मॉन्स्टर्स के ऊपर सारे स्पष्ट हो चुका है। इसके साथ में इसकी सारी ब्लेड वापस इसके पास में आ जाती है और फिर उन मॉन्स्टर्स की लाशों की तरफ देखकर यही कहता है इन मॉन्स्टर्स के ऊपर सारे स्पष्ट हो चुका है और रिपोर्ट पूरी तरह रेडी हो चुकी है। इस सब के बाद मुझे ये चीज पता चली है इन मॉन्स्टर्स के अंदर कुछ ना कुछ भारी तत्व थी। किसी और ने इन मॉन्स्टर्स को छेड़ करके इतनी ज्यादा आक्रामक कर दिया कि ये आसपास जितने भी लोग थे उन सभी के ऊपर अटैक करने लगे। जिस सुनकर शी इन दोनों बंदों को देखने लगती है और वह कहती है हमने तो पहले ही कहा था सेल्फोर्ज कंपनी का इस सब के पीछे बिल्कुल भी हाथ नहीं है। ये जरूर से किसी की साजिश है। इससे भी हो सकता है जिस किसी ने ये साजिश की है वो भी हमारे बीच में ही है। सन यूफेंग ये बोलता है अभी इतनी जल्दी किसी नतीजे पर पहुंचना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। ऐसा हो सकता है इन मॉन्स्टर्स की बॉडी के अंदर किसी ने बाहर तत्व डाल दिए हों, लेकिन उसे इससे कुछ करने की परमिशन किसने दी? सन फोर्ज ने। उन्होंने इन मॉन्स्टर्स का ठीक से ध्यान नहीं रखा कि कोई और यहाँ पर आ गया और इसके अलावा किसी बाहरी तत्व को डालने से ये मॉन्स्टर्स इतने बुरी तरह से पागल हो गए जिन इसका मतलब ये मॉन्स्टर्स की स्ट्रक्चर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके स्ट्रक्चर के ऊपर सन फोर्ज को काम करना चाहिए। ये एकदम घटिया है। इन्हें बिल्कुल भी नॉर्मल लोग के साथ में नहीं लाया जा सकता। जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है मैंने जो कुछ भी कहा ये सब कुछ पूरी तरह फैक्ट में है। एल्डन रिंग तुम इस बारे में क्या कहना चाहोगे? सन फोर्ज को क्या तुम किस तरीके से डिफेंड कर सकते हो? निंग कहता है हाँ बिल्कुल मैं कर सकता हूँ, लेकिन बस मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। जी कहने के बाद में निंग मैंग और शी दोनों को यहाँ से लेके जाने लगता है और यहाँ पे जो दोनों बंदे होते हैं जिन्हें चिढ़ाने लगता है उन सभी से कहने लगता है तुम्हारी सन फोर्ज कंपनी एकदम घटिया है, जबकि सभी लोग थोड़े से पैसों के लिए बिक जाते हैं। हमने इतने सस्ते में बिकने वाली कंपनी बिल्कुल भी नहीं देखी। तुम लोगों ने अपने एक्सपेरिमेंट को पूरी तरह से बेकार कर दिया। दूसरा बंदा बोलता है हाँ तुमने जिन मॉन्स्टर्स को बनाया इन सभी का स्ट्रक्चर एकदम घटिया था। तुम्हारे लिए अच्छा होगा अपनी कंपनी बंद कर लो और फिर कोई छोटा सा ठेला शुरू कर दो, क्योंकि साइंस वाले काम तुमसे नहीं होंगे। ये सुनकर शिव भी गुस्सा लगता है। वो इनके ऊपर अटैक करने के लिए लगती है, लेकिन तभी निंगू से रोक देता है और फिर कहता है हम अभी अटैक नहीं कर सकते। हमारा मेन फोकस इन सारे इल्जामों को हटाने पे होना चाहिए। शी कहती है तो फिर क्या हम ऐसे ही सब कुछ सुनते रहेंगे? वैसे क्या आपको भी लगता है ये सब कुछ सच में हो सकता है? हमारी कंपनी के अंदर इतने सस्ते लोग काम करते हैं जो कि थोड़े से पैसों के लिए बिक जाए। निंग कहता है नहीं मुझे तो नहीं लगता कि सन फोर्ज का कोई बंदा ऐसा हो सकता है। इन सभी बातों के बीच में मैंग अपने इलाके कहीं पर खोया हुआ होता है। वो सोचा लगता है इन मॉन्स्टर्स को कोई अलग से चीज दी गई है। वो चीज दी किस तरह गई होगी? हो सकता है वो खाने में दी गई हो, चाहे पानी में मिला के, या फिर कोई और चीज जो कि मॉन्स्टर्स लगातार यूज करते रहते हो, उसके थ्रू उन सभी को ये अजीब सा पॉइजन या फिर जो कुछ भी है वो दिया गया होगा। ये पता लगाने से पहले कि ये पॉइजन दिया किसने है हमें ये पता लगाना चाहिए ये दिया किस तरीके से है। उसके बाद में हम आगे जांच पड़ताल कर सकते हैं। जब मैंग सोच रहा होता है तब एकदम से उसे एक बहुत सुंदर सा आइडिया आता है। उसकी आंखें बहुत जोर से चमकने लगती है। मैंग जल्दी से सन यूफेंग को देखता है और उसे कहता है सन यूफेंग जल्दी से इन मुझसे कान को काट के देखा जाए और फिर अंदर के पार्ट को चेक किया जाए। मुझे यकीन है हमें जरूर से कुछ खास मिलेगा। सन यूफेंग कहता है तुम्हें लगता है मैंने वहाँ पर चेक नहीं किया है? इनकी बॉडी को पूरी तरह स्कैन कर लिया गया है, कोई भी नई जगह नहीं बची है। मैंग कहता है तब तो आपको एक बार फिर से चेक करना चाहिए। मुझे यकीन है आपकी बार कुछ नई चीज मिलेगी। ये सुनकर सन यूफेंग को चिढ़ जाता है। वो एल्डर निंग से कहता है निंग देख रहे हो तुम ये लड़का क्या करने की कोशिश कर रहा है? ये मुझे नीचे दिखा रहा है कि मैंने सही तरीके से पूरा इंस्पेक्शन नहीं किया है। यहाँ पर सबके लिए अच्छा होगा इस लड़के को अपना मुंह बंद रखने के लिए कहा जाए। निंग कहता है मुझे तो नहीं लगता हमें मैंग का मुंह किस तरह से बंद करा सकते हैं। अगर मैंग कह रहा है कि वहां पर चेक करना चाहिए तो चेक करके देख लो, इसके अंदर वैसे भी कोई खराबी नहीं है। मुझे मैंग के ऊपर पूरा भरोसा है। उसके चेक करने के बाद में हमें जरूर से कुछ खास मिलेगा। जिस सुनकर सन यूफेंग भी मान जाता है। वो जल्दी से अपने अजीब से चाकू का यूज करके उन मॉन्स्टर्स के कानों के ऊपर अटैक करता है और जैसे ही उन कानों के ऊपर कट लगता है वहां पर एक होल दिखाई देता है जिसकी मदद से पॉइजन्स को मॉन्स्टर्स की बॉडी के अंदर डाला गया होगा। और अब जब इस पॉइजन का सोर्स मिल चुका है इसे देखने के साथ में ये दोनों बंदे काफी डर जाता है, क्योंकि इन्हें पता है जब सोर्स मिल गया तो इस पॉइजन को किस तरह से डाला गया है और किसने डाला है ये भी बड़ी तरह से पता चल जाएगा। ये देखने के साथ में ये दोनों काफी डर जाते हैं और फिर कैसे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे केवल एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है और किसी को भी अरेस्ट नहीं किया जाना, इसलिए दोनों बंदों को जब जाने से रोका नहीं जाता। सन यूफेंग मैंग तो देखता है और फिर से कहने लगता है तुम्हें ये पता कैसे चला? मैंग कहता है यहाँ पर आप मुझसे एल्डर है, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, इसलिए मेरा मुंह बंद रखना ही ठीक होगा। मैं आगे कुछ नहीं कहूंगा। जी कहने के बाद में मैंग बात चला जाता है। यहाँ से हम डायरेक्टली रात का सीन देखते हैं। मैंग आराम से अपने बिस्तर के ऊपर लेटा हुआ होता है और फिर लगातार उन लोगों को देख रहा होता है जिनके ऊपर उन 3 मॉन्स्टर्स ने अटैक किया था। इन सभी की लाशों को देखकर मैंग को कुछ समझ में आने लगता है और फिर जब मैंग उन तीनों फोटोज के ऊपर थोड़ा और गौर करता है तो फिर उसका शक पूरी तरह पक्का हो जाता है। वो जल्दी से एल्डर निंग को फोन मिलाता है और फिर से कहने लगता है मुझे अभी के अभी मॉन्स्टर्स के बारे में एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन पता चली है और मुझे अभी उस बारे में बात करनी है। एपिसोड स्टार्टिंग में हम पिछले एपिसोड से एक दिन बाद देखते हैं। मैंग दोबारा से अपने कॉलेज तक पहुंच चुका है और आराम से किसी जगह बैठे खाना खा रहा है। उसके साथ में उसके कुछ दोस्त भी है। फैन भी पास में बैठा हुआ है। वो मैंग से बोलने लगता है मैंग मैं काफी टाइम देख रहा हूँ तुम और वो साथ में हो, वैसे तुम दोनों कितना आगे तक बढ़ चुके हो, क्या तुम इस रिलेशन को आगे बढ़ना चाहते हो? मैंग कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा रिलेशन एकदम नॉर्मल है। वो कहती है हाँ बिल्कुल
हमारे रिलेशन के अंदर कुछ भी नहीं चल रहा, ये केवल मेरे काफी अच्छे दोस्त है। अभी मैं केवल इस खाने के ऊपर फोकस कर रही हूँ। जैसे ही खाना खत्म हो जाएगा हम दोनों के दोनों साथ में सोने के लिए चले जाएंगे। जैसे वो ये कहती है, आसपास से बैठे हुए सारे स्टूडेंट इसका एक बहुत ही अलग मतलब बना लेते हैं। एक लड़की जल्दी से मैंग से बोलती है, मैंग ये सब में क्या सुन रही हो? तुम यहाँ पर एक स्टूडेंट हो और उसके बावजूद भी तुम्हारे और वो के बीच में ये सब कुछ चल रहा है, ये सही नहीं है। इसके बारे में मैं जरूर से कंप्लेन करूंगी। ये सुनकर मैंग सोचने लगता है ये सब के सब कितने बेवकूफ है, उन्होंने अभी क्या कहा और इन्होंने इसका क्या अजीब सा मतलब निकाल लिया। लेकिन मुझे यकीन है फैन को तो सबको समझ में आया होगा, वो इतना गलत मतलब नहीं निकालेगा। ये कहते मैंग फैन की तो दिखता है, फैन खुद भी अजीब सा मुंह बना रखा होता है। वो मैंग से कहने लगता है, मैंग सच में ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब है, वो जो कि एक जंगल से बिलोंग करती है उसके साथ में तुम इस तरह की हरकतें कर रहे हो। ये सब कुछ अगर हमारे हेड टीचर्स को पता चला तो तुम्हारे साथ में काफी कुछ गलत हो सकता है। ये सुनने के बाद में मैंग अब इन्हें समझाने की कोशिश करता है, उनसे कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो के साथ में मेरे कोई भी गलत रिलेशन नहीं है, वो केवल एक मेरी काफी अच्छी दोस्त है। जी कहते मैंग वो के सर पे अपना हाथ रखता है और फिर कहता है, वो तुम खुद ही इन सभी के सामने सब कुछ क्लियर कर दो। यहाँ पर वो लगातार मैंग क्या एंजॉय कर रही होती है, वो कुछ जवाब नहीं देती और उसके चेहरे के ऊपर एक अजीब स्माइल होती है और स्माइल को देखकर उन स्टूडेंट्स को शक और भी ज्यादा बढ़ने लगता है। ये देखकर मैंग कहता है, वो ये तुम क्या कर रही हो, जल्दी से अपना ये हंसना बंद करो और इन सभी को जवाब दो, अगर तुम ऐसे करोगी तो हमारी प्रॉब्लम्स कब ज्यादा बढ़ जाएगी। ये सुनकर वो फाइनली सब कुछ क्लियर करने की कोशिश करती है। वो उन सभी से कहती है, हाँ मैंग एकदम ठीक कह रहा है, ये केवल मेरे काफी अच्छे दोस्त है, जैसे कि मेरा वो लेपर्ड मेरा दोस्त है वैसे ही इनके साथ मेरी रिलेशन है, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये सुनने के बाद में भी इस लड़की को थोड़ा चैन नहीं आता। ये मैंग से कहने लगती है, ठीक है समझ में आ गया, वो की तरफ से तो सब कुछ क्लियर है, लेकिन मैंग तुम मुझे काफी ज्यादा घटिया लग रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है ये लड़की एक जंगल से बिलोंग करती है, इसलिए तुम इसको फायदा उठाने वाले हो। इससे दूर रहना, ये मत समझना कि वो अकेली है और तुम इसके साथ में कुछ भी कर लोगे। हमने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है कि तुम लड़कियों के हॉस्टल के अंदर घुसते हो, अब अगर इसके बाद में हमारे पास में तुम्हारी ऐसी कोई भी खबर आई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर मैंग फिलहाल के लिए ठीक है बोलकर इस बात को खत्म कर देता है। फिर वो फैंग की तो दिखता है, फैंग उठ के जा रहा होता है। वो जाते हुए मैंग से कहता है कि तुम्हें पता है इंजीनियरिंग ब्लॉक के सभी स्टूडेंट के साथ में आज हमारी एक बहुत शानदार डिबेट होने वाली है, तुम्हें भी वहाँ पर हमें ज्वाइन करना चाहिए। मैंग कहता है, डिबेट? किस तरह की डिबेट? फैंग कहता है, तुम्हें इतना भी नहीं पता, अभी हाल ही में कुछ मास्टर्स ने अपने ऑनर्स के ऊपर अटैक कर दिया था, इसी के रिलेटेड इंजीनियरिंग ब्लॉक के स्टूडेंट्स कुछ डिबेट वगैरह करना चाहते हैं। पहले तो वो लड़ाई करना चाहते थे, लेकिन किसी तरीके से हमारे ब्लॉक के स्टूडेंट्स ने उन्हें शांत कर लिया और फिर एक डिबेट के लिए बना लिया। लेकिन फिर भी हमें पूरा शक है इस डिबेट के बीच में लड़ाई शुरू हो जाएगी, दोनों ग्रुप के लोग एक दूसरे लड़ना शुरू कर देंगे, इसलिए हम खुद को तैयार कर रहे हैं, अगर लड़ाई हो तो इन सबको वापस से शांत कर सके, इसलिए अच्छा होगा तुम भी हमारे साथ में चलो। जिस सुनकर मैंग उठ के पास जाने लगता है और जाते कहता है, नहीं मैं तो नहीं आऊंगा, मेरे पास में बहुत सारे जरूरी काम है, इस फालतू की डिबेट के अंदर मैं बिल्कुल भी पढ़ने वाला नहीं हूँ। ये कहते हुए मैंग वहां जाने लगता है। बाकी के स्टूडेंट मैंग को रोकने के लिए कुछ कहने वाले होते हैं, तभी एकदम से एक बहुत तेज कार उस जगह पर आती है और एकदम मैंग के पास आकर रुक जाती है और फिर उसके अंदर से एक लड़की बाहर निकलती है। ये शायद से एलवीसिया है, जो कि बाहर निकलते मैंग से कहने लगती है, मैंग तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से अंदर आके बैठ जाओ, तुम्हें बैठने में कितना टाइम लगेगा। एलवीसिया के इतना कहने के साथ ही वहाँ पर जितने भी बंदे खड़े होते हैं ये सब के सब को चौंक जाता है और सोचने लगता है मैंग को एक इतनी शानदार लड़की जानती है जिसके पास में इतनी शानदार कार है। और इसी टाइम पर वो को कब ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। मैंग जल्दी से इस कार के अंदर जाके बैठ जाता है और फिर इन्हें बाइक के कहने लगता है, तुम सबके सब उस डिबेट के अंदर जाओ, मैं वहाँ पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा, मुझे यकीन है उस डिबेट के अंदर जो कुछ भी होगा वो सब कुछ काफी शानदार होगा। ये कहने के साथ ही वो को गुस्सा और तो बढ़ जाता है, वो अपना सारा गुस्सा फैंग के ऊपर निकालने लगती है। वो जोर से उसे अपने मुंह के अंदर भर लेती है और फिर उसे काटने लगती है। इसे देखकर बाकी स्टूडेंट उसे शांत करने की कोशिश करता है। फैंग भी रोते हुए वो को समझाने की कोशिश करता है कि सबके अंदर उसकी कोई भी गलती नहीं है, उसे क्यों काटा जा रहा है। इसके बाद में हम मैंग को दोबारा से इस कार के अंदर दिखते हैं, जब मैंग एलवीसिया समझाने की कोशिश करता है कि वो एक स्कूल के अंदर पढ़ता है, एक नॉर्मल सा स्टूडेंट है, इसलिए इस जगह पर इतनी महंगी कार को लेकर नहीं आना चाहिए। एलवीसिया कहती है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेरे पास में जितनी भी कार का कलेक्शन है उन सभी में से ये सबसे सस्ती कार है और सबसे बेकार वाली थी जिसको वो यहाँ पे लेके आई है। उसने पहले ही मैंग की रेपुटेशन का काफी ज्यादा ध्यान रखा है और कोशिश की है वो ज्यादा ध्यान में ना आए। ये सुनकर मैंग कहने लगता है, अब मुझे समझ में आ रहा है बर्दरलेन आपको ज्यादा अजीब से क्यों समझते थे, उन्हें क्यों लगता था कि अमीर लोग काफी अलग होते हैं। एलवीसिया कहती है, फिलहाल के लिए ये बातें पूरी हुई, तुमने मुझे फोन पर कुछ लाशों के बारे में बताया था जिनके ऊपर मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया है, क्यों ना हम उनके बारे में बात करें, मुझे और भी इन्फॉर्मेशन जो भी तुम देना चाहो वो भी दे सकते हो। ये सुनने के बाद में मैंग एलवीसिया को कुछ बताने लगता है। कुछ देर तक कार ऐसी फुल स्पीड आगे बढ़ती रहती है और फिर एक जगह पे रुक जाती है। एलवीसिया कार से बाहर निकलती है और फिर कहती है, अब हमें उन बॉडी को खुद से एग्जामिन करना होगा। मैंग कहता है, एक मिनट क्या कहा आपने, हम उन बॉडीज को खुद से एग्जामिन करेंगे, वो सारी ह्यूमंस की बॉडी है, हम उनको ऐसा कुछ नहीं कर सकते, ये करने के लिए हमें फॉरेंसिक टीम की जरूरत है, क्या आपने उन्हें यहाँ पर नहीं बुलाया। एलवीसिया कहती है, नहीं बुलाया, उन्हें तो इस बारे में पता ही नहीं है, हम जो कुछ भी करने वाले हैं ये पूरी तरह से इनलीगल हुआ। जब तुमने कल शाम को मुझे कॉल करके उस सब बारे में बताया था तब से ही मैंने काफी हद तक इधर से उधर हाथ पांव मार के सब कुछ रेडी कर लिया है,
मुझे पता चला है उन तीनों इंसानों की बॉडीज को एकदम नॉर्मल तरीके से फोरेंसिक टीम के द्वारा ट्रीट किया जाने वाला है, उसको एक एक्सीडेंट माना जाने वाला है। इसलिए अगर फोरेंसिक टीम नॉर्मल तरीके से उनके साथ में किसी तरह जांच पड़ताल करेगी तो भी उन्हें कुछ खास नहीं मिलेगा, इसलिए कोशिश तो हमें खुद ही करनी पड़ेगी। मेरे पास में इन्फॉर्मेशन आई है ठीक 12:16 पर इस बिल्डिंग के अंदर उन तीनों लाशों को लाया जाने वाला है और उसके ऊपर उस सारी फोरेंसिक टीम की एक्सपर्ट्स काम करने वाले हैं। मैंने सब कुछ सेटअप कर लिया है। हमें यहाँ पर 1 घंटा और 44 मिनट बन जाएंगे उन सारी बॉडीज के साथ में। इसी टाइम के अंदर हमें जो कुछ भी पता लगाना है वो सारा कुछ पता लगाना होगा। मुझे लगता है इतना टाइम तुम्हारे लिए काफी होगा। मैं कहता है हाँ बिल्कुल, इतना टाइम तो बहुत है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, आपने कहा था ये सारा काम इलीगल है, इसलिए किसी भी तरीके से मेरा नाम नहीं आना चाहिए। अगर मेरा नाम आता है तो अब खुद आगे बढ़कर मुझे प्रोटेक्ट करना होगा। ये सुनकर एल्विसिया ठीक ही बोलकर आगे बढ़ने लगती है। तो ये मैंग दिखता है बिल्डिंग के अंदर एंटर करने के बावजूद भी एल्विसिया ने अपने चश्मे नहीं उतारे होते हैं। मैंग उससे कहता है अब तो धूप भी नहीं है और हम इस बिल्डिंग के अंदर एंटर कर चुके हैं, आपने अभी भी ये सनग्लास क्यों पहन रखे है? एल्विसिया कहती है ये सनग्लास बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, एक तरीके से तुम ये समझ सकते हो इस बिल्डिंग के अंदर ये मेरी आइडेंटिटी है और क्योंकि मैंने यहाँ पर ये सनग्लास पहने हुए हैं और मुझे पहचाना जा रहा है, इसी वजह से हम अभी तक यहाँ पे सेफ है और अंदर इस बिल्डिंग के अंदर एंटर कर पा रहा है। मैंग कहता है समझ गया। तभी एकदम से एल्विसिया एक दीवार के पास में मैंग को रुकने का इशारा करती है। मैंग कहता है क्या हुआ? एल्विसिया कहती है यह सामने की तरफ कुछ गार्ड्स है। मैंग कहता है तो फिर अब क्या करना है? आपने तो कहा था आपने सब कुछ सेटअप कर लिया है, क्या हमें जैसे वापस लौटना होगा? एल्विसिया कहती है नहीं बिल्कुल भी नहीं, बस तुम मेरे पीछे भी चाहते रहो। ये कहते एल्विसिया अपने सर के ऊपर हाथ रखते हुए अपनी कोई स्किल यूज करती है। उसके बॉडी के अंदर से कुछ जिससे धुआं सा बाहर निकलने लगता है और फिर जैसे ही आगे बढ़ना शुरू करता है वो गार्ड्स जैसे उन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं और मैंग और एल्विसिया उन दोनों के बीच से होते हुए आगे बढ़ जाता है। ये देखकर मैंग सोचने लगता है ये तो काफी शानदार है, इन्होंने अपनी पावर को यूज करके इन दोनों गार्ड्स को हिप्नोटाइज कर लिया। इनके पास में ये वाली भी स्किल है, इन्होंने ये इतनी शानदार स्किल सीख ली है। मैं किस तरह कोशिश करूंगा कि खुद भी इस स्किल को सीख पाऊं। अगर मैंने ये स्किल सीख ली तो मैं डीमंस को भी शायद से हिप्नोटाइज कर पाऊंगा या फिर और भी कौन सी चीजें मैं कर सकता हूँ। और अगर किसी कारण से मैं खुद ये सब कुछ नहीं सीख पाया तो भी एल्विसिया तो है, मैं उनसे कुछ जो चाहे वो करवा सकता हूँ। ये सोचते हुए जब मैंग आगे बढ़ रहा होता है तो वो दिखता है एल्विसिया ने अपने हाथ से एक एनवलप वहां पर नीचे तक गिरा दिया है और वो धीरे धीरे वैसे आगे बढ़ जाती है। थोड़ी दूरी पर पूछने के बाद में मैंग एल्विसिया से कहता है मिस एल्विसिया आपने वहां पर अपना वो एनवलप गिरा दिया है, क्या हम उसे ऐसे छोड़ के चले जाएंगे? एल्विसिया कहती है हाँ बिल्कुल, वो तो वहाँ पे गिराने के लिए गिराया है। तुम्हें क्या लगता है ये गार्ड्स हमें ऐसे ही यहाँ पर अंदर आने देंगे? उनको कुछ रिश्वत तो देनी ही पड़ेगी। ये सुनने के साथ ही मैंग का मुंह तो जाता है। वो कहने लगता है ये इसका मतलब अब वो स्किल यूज करी थी, वो कोई हिप्नोटाइज की स्किल नहीं थी। एल्विसिया कहती है नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो इस तरह की स्किल आती ही नहीं है और मैं यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई स्किल क्यों यूज करूँ जब मेरे पास में मनी पावर है, जब पैसे से काम हो रहा है तो स्किल क्यों यूज की जाए? मैंग कहता है तो फिर आप वो जिसको नाटक क्यों कर रही थी? स्किल को यूज करने का नाटक करने की जरूरत नहीं थी। एल्विसिया कहती है नहीं मैंने कोई स्किल यूज की नहीं, तुम्हें लगा था मैं कोई स्किल यूज कर रही हूँ, असल में बस मुझे नींद आ रही थी। मैं काफी लंबे टाइम से एक अलग मिशन के अंदर लगी हुई हूँ। वो आंखें बंद करके अपने सर के ऊपर आगे बढ़ना वो सब कुछ उसी नींद का एक साइड इफेक्ट था, उसे तुम इग्नोर करो। मैंग कहता है अच्छा ऐसी बात है, मैं तो बेकार में समझ रहा था कि आपने कोई नई स्किल सीख ली है। चलिए अब हम अंदर आ चुके हैं तो फिर इन बॉडीज को एग्जामिन करना शुरू करता है। ये कहते हुए मैंग एक बॉडी के ऊपर से इस कपड़े को हटाता है और फिर पहली लाश को देख कहने लगता है ये लाश तो काफी अजीब सी है, अभी कुछ टाइम में तो हुआ है इन सभी को मरे हुए और इतनी जल्दी इनकी बॉडी के अंदर इतना इफेक्ट आ गया। और इसके अलावा आप इन लोगों की बॉडी को देखिए, इनके ऊपर केवल एक ही कट लगा हुआ है, यानी इसका मतलब इन्होंने मरने से पहले ज्यादा स्ट्रगल भी नहीं किया होगा। मॉन्स्टर्स ने एक ही अटैक करके इन्हें पूरी तरह से खत्म कर दिया, जो कि पूरी तरह नामुमकिन है। हमें जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई है उससे ये पता चला है उन मॉन्स्टर्स की बॉडी के अंदर कोई ऐसा पॉइजन था, यानी इसका मतलब वो सारे मॉन्स्टर्स पागल हो चुके थे और कोई पागल हुआ मॉन्स्टर केवल एक अटैक करने के बाद में रुकता नहीं, वो पूरी तरीके से इनकी बॉडी को फाड़ देता। लेकिन एक अटैक करने के बाद में मॉन्स्टर रुक गया, यानी इसका मतलब उसका दिमाग अभी भी काम कर रहा था। इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है मॉन्स्टर्स ने यहाँ पर जो कुछ भी किया है ये सब कुछ और चीज छुपाने की कोशिश है। एल्विसिया कहती है क्या सच में मॉन्स्टर्स ऐसा कुछ कर सकते हैं? उनके अंदर इतना दिमाग है कि वो इस तरीके को चाल चल सके? एल्विसिया की इस सवाल का मैंग के पास में भी कुछ खास जवाब नहीं होता। वो उससे कहने लगती है हाँ ऐसा हो तो सकता है कि कुछ मॉन्स्टर्स के पास में थोड़ा बहुत दिमाग होता हो, लेकिन मैं इसके लिए पूरी तरह कंफर्म नहीं हूँ। मेरे को जो दिखाई दे रहा है मैंने केवल आपको उतना ही बताया है। एल्विसिया कहती है तो फिर ठीक है, मुझे तुम्हारे पर भरोसा है, एग्जामिन को आगे जारी रखो। मेरे पास में हाल ही में अभी एक रिपोर्ट आई है, तुम्हें सबसे पहले उसे चेक करना चाहिए। जिसको बैंक उस रिपोर्ट को चेक करता है, वो एक काफी सारी लंबी स्टोरी रिपोर्ट होती है जिसके अंदर काफी सारी इन्फॉर्मेशन है। इस सब में से केवल एक इन्फॉर्मेशन होती है जो एक काम की है। इन तीनों मॉन्स्टर्स की बॉडी के अंदर रेबीज का एक स्पेशल तरह का वायरस है जो कि ईयर कैनल की मदद से इनके कान के अंदर इंजेक्ट किया गया है। और जैसे ही मैन को ये चीज समझ में आती है उसे दोबारा से एक स्क्रीन शो हो जाती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है डिबन कोर मिशन के अंदर तुमने और ज्यादा प्रोग्रेस हासिल कर ली है। ये एक छोटी प्रोग्रेस है, इसके अंदर 1% प्रोग्रेशन मिला है और इसके अलावा तुम्हें 500 कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट और दिए जाते हैं। ये देखकर मैं सोचने लगता है ये इसका मतलब एक चीज तो कंफर्म है, इन मॉन्स्टर्स ने अपने ऑनर्स के ऊपर जो अटैक किया है ये पूरी तरीके से डिबन कोर अटैक से कनेक्टेड है। और ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हो रहा, ये किसी भी तरीके से एक एक्सीडेंट नहीं है।
तभी एल्विस से कहती है, मैंग तुम क्या सोचने लगे? मैंग कहता है, मुझे एक और इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं पता लगाना चाहता हूँ ये तीनों बंदे मरने से पहले लास्ट किस किस जगह पर गए थे, उसी से हमें कुछ सबूत मिल सकता है। मुझे यकीन है आपकी मनी पावर से इस इन्फॉर्मेशन को बड़ी से निकाल सकती है। एल्विस से कहती है, क्या तुम्हें लगता है इससे इन्फॉर्मेशन निकालना इतना आसान होता है? लेकिन फिर भी चलो ठीक है, तुमने इन्फॉर्मेशन मांगी है तो ये निकाल दी जाएगी। वैसे ये इन्फॉर्मेशन वहाँ से पहले से ही है, हमें पता है ये तीनों बंदे इससे पहले किस जगह पे थे। ये कहने के बाद में एल्विस यहाँ जेल लगती है। मैंग कहता है, आप कहाँ जा रही है? एल्विस से कहती है, अभी जो तुमने कहा ये तीनों बंदे किस जगह पे थे, तुम्हें वहां पर जाना है तो फिर ठीक है, चलो मेरे साथ चलो। इसके बाद में ये दोनों ड्रैगन सिटी लैंडफिल नाम की एक जगह पहुंचते हैं। ये असल में एक डंप यार्ड है जहाँ पर पूरी सिटी के अंदर जितना भी कचरा है उस सारे को डाके डाला जाता है। एल्विस यहाँ पर अंदर एंटर करते हुए कहने लगती है, वो तीनों बंदे एक बार मरने से पहले इस जगह पर तो आए थे, मुझे ऐसा लगता है यहीं से वो रेबीज वायरस उन तीनों मोस्टर्स की बॉडी के अंदर गया होगा। मैंग कहता है, वैसे यहाँ पर कोई गार्ड्स दिखाई नहीं दे रहे, अक्सर ही इस तरह के डंप यार्ड के आसपास में काफी सारे गार्ड्स होते हैं। तभी वहां पर एक बहुत जोर से आवाज आती है, कुछ चिल्लाते हुए कहने लगता है, तुम सबके सब यहाँ से दूर हटो, अंदर घुसने की कोशिश मत करना वरना सबके सब मारे जाओगे। दूसरा बंदा बोलता है, ऐसे बातों से कुछ भी नहीं होगा, हमें इन सभी को खत्म करना होगा, इन सभी को यहाँ से भगा दो। इस आवाज के तुरंत बाद मैंग को कुछ ब्लड से फायर होने की आवाज आती है। ये सुनते ही मैंग समझ जाता है कि कहीं पर कोई मॉन्स्टर का अटैक हुआ है और मैंग को ये चीज समझ देती है कि जरूर से गार्ड से उन सभी से फाइट कर रहा है। मैंग तुरंत ही उस वजह से भागने लगता है। एल्विस भी उस तरफ भागती है। यहाँ से हम सीधे एक गुफा के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर काफी सारे रेड मॉन्स्टर्स ने कुछ इंसानों के ऊपर अटैक कर दिया है। यहाँ पर 4 बंदे हैं जो कि लगातार खुद को बचाने के लिए उन मॉन्स्टर्स के किस्ते से अटैक करके उन्हें वहां से भगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी फाइट करते हुए यहाँ पर जो इनका लीडर होता है इन सभी से कहने लगता है, हमें केवल कुछ सेकंड और यहाँ पर डिटेल लेना होगा, मैंने बाहर की साइड में सर्विफिशियल भेज दिया है, एसओ सिग्नल भेज दिया गया है, जल्दी कुछ लोग हमारे यहाँ पर मदद करने के लिए आते होंगे। तभी इस जगह पर एक बहुत तेज लाइट चमकती है। एल्विस इसके पहुंच चुकी है। वो एक स्किल यूज करती है जिससे जमीन जोर से उछलकर हवा में टकरा जाती है और इसके साथ में ये सारे मॉन्स्टर्स हवा में टकराते हैं और काफी सारे मारे जाते हैं। तो दूसरा अटैक होता है। ये अटैक मैंग ने किया है। मैंग की स्वॉर्ड जैसे घूमती है और भी काफी सारे मॉन्स्टर्स मारे जाते हैं और कुछ सेकंड्स में ये पूरा एरिया क्लियर हो जाता है। ये देखकर यहाँ पर जो गार्ड्स होता है ये काफी खुश जाता है और कहने लगता है, देखा मैंने कहा था ना कोई हमारी मदद करने के लिए आ ही जाएगा, लोग हमारी मदद के लिए आ चुके हैं, अब हम बच गए। एल्विस कहती है, नहीं अभी नहीं बचे हो, जल्दी से मुझे बताओ तुम चारों में से इंचार्ज कौन है, इस जगह की रखवाली कौन कर रहा है और इसके अलावा इस जगह पर हुआ क्या है, इसकी मुझे पूरी रिपोर्ट चाहिए। ये सुनकर एक बंदा आगे बढ़ता है और कहने लगता है, इस जगह इंचार्ज मैं हूँ, इस जगह पर हम काफी टाइम से काम कर रहे हैं, यहाँ पर ये रैट्स भी काफी लंबे टाइम से, जब पिछली बार मॉन्स्टर अटैक हुआ था तब से ही ये रैट्स इधर से उधर इधर भटकते हुए दिख जाते हैं, लेकिन कभी भी ये हम पर अटैक करने की कोशिश नहीं करते। लेकिन अचानक से पता नहीं क्या ही होगा, ये सारे सारे रैट्स काफी ज्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने एक साथ हम सभी पर अटैक कर दिया। ये सुनकर मैं सोचने लगता है, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, रैट्स ह्यूमन से काफी ज्यादा डरता है, इन सभी का एक साथ ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करना एकदम नामुमकिन जैसा है। इसके बाद मैंग एक चूहे के पास में आकर उसको अपने चक्कू की मदद से उठा लेता है और फिर कहने लगता है, इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है इनके नर्वस सिस्टम के ऊपर किसी ने अटैक किया है, ये जरूर से किसी वायरस का इफेक्ट है जिससे इनकी सोचने की क्षमता कम हो चुकी है और इनका डर भी खत्म हो गया है। ऐसा हो सकता है इन सभी के अंदर भी सेम वही वायरस है जो कि उन सारे मॉन्स्टर्स के अंदर था, ये भी कोई स्पेशल तरीका रेबीज है। मैंग के ये सारे भारी भारी शब्द सुनकर ये गार्ड थोड़ा कंफ्यूजन लगता है। तभी एल्विस इनसे अगला सवाल पूछती है। ये इन्हें उन मरे हुए बंदों में से किसी एक बंदे की शक्ल दिखाती है और फिर कहने लगती है, क्या तुम्हें कभी भी ये बंदा इस जगह पर दिखाई दिया था? सुपरवाइजर तो इस चीज के लिए साफ मना कर देता है, लेकिन इस जगह पर एक गार्ड होता है जिसके साथ में उसकी बेटी भी है और जो ये लड़की होती है किस बंदे को पहचान जाती है और ये कहने लगती है, मैं भी कुछ टाइम से इस जगह पर हूँ, पिछले वीक और उसके भी पिछले वीक ये बंदा यहाँ पर आया था और ये यहाँ पर कुछ अजीब सी चीज ढूंढ रहा था। मैंने इसे काफी सारे गार्बेज माउंटेन के ऊपर इधर से उधर भटकते हुए देखा है और इसका बिहेवियर काफी ज्यादा अजीब था। ये सब कुछ ये रात में करने की कोशिश कर रहा था। उस टाइम पर मैंने इसकी मदद करने की कोशिश की थी, इसलिए मदद एक्सेप्ट कर ली, लेकिन उसी टाइम पर वहाँ पर कोई और आ गया और उन्हें देखने के साथ में कि यहाँ से भाग गया। मैंग कहता है, वैसे मेरे पास में एक इन्फॉर्मेशन है, सोल फोर्स के जितने भी सैंडवर्म्स थे वो सारे यहीं पर थे, कि तुम्हारे पास में उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है? ये सुनने के साथ ही इस इंचार्ज का मुंह फुटते से उतर जाता है। ये मुंह बनाते हुए कहता है, नहीं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो सैंडवर्म्स वो यहाँ पर क्यों होंगे? ये सुनते ही एल्विसा समझ जाती है। वो तुरंत ही इस बंदे के पास में आकर इसके गाल पर रख के एक एनवलप को फेंक के मारती है। इसके अंदर भी थोड़े बहुत पैसे हैं और फिर वो इससे आई कहती है, हम पूरी तरीके से इनलीगल तरीके से यहाँ पर आए, हम गवर्नमेंट से बिलोंग नहीं करते, इसलिए तुम हमें जो भी इन्फॉर्मेशन दोगे वो केवल हम तक ही रहेगी, तुम पर इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए जो कुछ भी है तुम सब कुछ हमें बता सकते हो। ये सर्कल इंचार्ज उन पैसों के लालच में फंस जाता है और फिर उनसे कहने लगता है, मुझे सब कुछ याद आ चुका है, जहाँ पर कुछ सैंडवर्म्स थे जो काफी तो गुस्से में आ गए थे। उन्होंने शुरुआत में तो हम पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन फिर एकदम से कुछ हुआ, उन्होंने कुछ पाइपलाइंस का यूज करके ऐसे भागने की सही समझा। हमने उस टाइम पर उन्हें रोकने की कोशिश की, उन्हें मारने की कोशिश की, लेकिन कुछ काम किया नहीं, उन्होंने भागना शुरू किया तो वो भाग ही गए। मैंग कहता है, और सोलफोर्स से क्या उन्होंने उस सबके लिए कुछ किया नहीं? उन्होंने खुद से उन सैंडवर्म्स को पकड़ने की कोशिश नहीं की। इंचार्ज कहता है, हमने तो उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी, उन्हें सब कुछ पता है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने कुछ नहीं किया।
शायद से वो डर गए थे कि वो उस पाइपलाइन के अंदर एंटर नहीं कर सके। कौन सी बात है, उस पाइपलाइन के अंदर और भी काफी सारे मॉन्स्टर्स हो सकते हैं और वो सैंडवर्म्स भी उनका इंतजार कर रहे होंगे। वो सैंडवर्म का जो टॉक्सिक है, इसलिए सोलफोर्ज का कोई मेंबर उनसे फाइट करना नहीं चाहता। और इसके अलावा वो ये भी नहीं चाहते थे कि सारी खबर बाहर फैले, इसलिए उन्होंने बाहरी किसी और कंपनी को इसके बारे में बताया नहीं। यही कारण है जिस होल की मदद से वो सारे सैंडवर्म यहाँ से भागे थे वो भी ओपन है और उनके ऊपर किसी भी तरह की इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई। ये कहते हुए ये लोग एक छिड़की तो इशारा कर देता है। मैंग भी उसे काफी गौर से देखने लगता है। इसके साथ ही एल्विस समझाती है मैंग क्या करने वाला है। उसके पास में आती है और उसे कहने लगती है, मैंग अगर तुम्हें लगता है उस क्षेत्र में जाना काफी इंपॉर्टेंट है तो मैं और तुम वापस चल के देख सकते हैं। मैंग यहाँ पर बिल्कुल यही सुनने का इंतजार कर रहा होता है। वो तुरंत ही उस क्षेत्र की तरफ आगे बढ़ने लगता है और फिर इन सारे गार्ड से कहता है कि तुम सबके सब यहाँ जा सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो कुछ भी हुआ इसकी खबर बाहर नहीं जानी चाहिए। यही कहने के बाद में ये दोनों यहाँ से नीचे उतर जाते हैं। उस क्षेत्र से अंदर एंटर करने के साथ में ही मैंग और एल्विसा को कुछ जैसी स्मेल आने लगती है और ये स्मेल इतना खतरनाक होती है कि इनके लिए ठीक से चल पाना ही मुश्किल हो जाता है। और फिर इन्हें सामने की तरफ काफी सारी अंधेरे के अंदर चमकती हुई आंखें दिखने लगती है। ये देखकर मैंग कहता है ये सब क्या है। और इसी के साथ हम इस सीरीज के लेटेस्ट एपिसोड तक पहुंच चुका है। इसके आगे इससे कोई भी चैप्टर नहीं आया। जैसे ही आगे के चैप्टर आएंगे मैं अगला एपिसोड रिलीज कर दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।